गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है जी आप सभी के, कैसे हैं आप सब लोग? सभी का स्वागत है दोस्तों। ये आपकी आज की दूसरी क्लास है। पहली क्लास आपकी दोपहर में 1 बजे थी, अब आपकी क्लास 4 बजे हो रही है। इसके बाद आपकी जो है स्पेशल में क्लासेस हैं। एक क्लास आपकी 7 बजे है और उसके बाद वाली क्लास आपकी रात को 8 बजे है। ठीक है, ये आपका आज का पूरा शेड्यूल रहेगा। आज आप करीब 6 घंटे पढ़ाई करेंगे, 6 की जगह 5 साढ़े 5 घंटे आप मान सकते हैं। कल आपकी शाम को 8 बजे और रात को 10 बजे क्लास है। परसों आपकी सुबह 10 से 12, 1 से 3, 4 से 6, 3 जो है प्लस क्लासेस हैं और उसके बाद शाम को 8 बजे आपकी स्पेशल क्लास है। ठीक है, शुरू करते हैं जी कहानी। और देखिए, अब धीरे-धीरे क्या होगा, आप में से कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें मिलने लगे होंगे कुछ एक्सक्यूजेस। ये कौन से एक्सक्यूजेस हैं मैं आपको बताता हूँ। पहला एक्सक्यूज कि सर तो अंग्रेजी में पढ़ाते हैं, मैं कोई और कहीं से और से पढ़ लेता हूँ। दूसरा एक्सक्यूज, मेरे तो नोट्स ही नहीं प्रॉपर बन पा रहे। तीसरा एक्सक्यूज ये होगा कि अरे मेरी 1 क्लास 2 क्लास छूट गई है और उस चक्कर में मैं पहले उन्हें देख लूंगा फिर यहाँ से पढ़ लेता हूँ। ऐसे धीरे धीरे एक्सक्यूजेस की लिस्ट लंबी होती जाएगी और अल्टीमेटली क्या होगा, कोर्स आपका इनकम्प्लीट हो जाएगा। और फिर आप जैसे पहले आपको पॉलिटी कंप्लीट नहीं आती थी और उसी तरीके आपको 1 महीने के बाद भी जो है कंप्लीट पॉलिटी इनकम्प्लीट ही रहेगी। ऐसा मत करिए, जब पढ़ना है तो फिर पढ़ना ही है ना। ऐसा मैं देखता हूँ कई बार क्या होता है कि आप लोग ऐसे कहते हैं कि अरे बताओ पिछली क्लास में कितने पेजेस हुए, बता दो 3 सेशन के लिए कितने पेज छोड़ूं, दिस दैट ये वो, है ना। नहीं, अगर क्लास है तो फिर क्लास लगानी है। और अगर मान लेते हैं किसी वजह से एक क्लास छूट गई है तो अगले दिन से पहले वो लगानी है, कुछ भी करके। ठीक है, तो अगर कोर्स लगाना है तो ढंग से लगाना है, नहीं लगाना तो इट्स ओके, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट लगाना है तो फिर ढंग से लगाना है। ठीक है जी, चलो शुरू करते हैं कहानी। नहीं, मैं किसी एक बच्चे को पॉइंट आउट नहीं कर रहा। देखिए, मेरा काम है आपको सिलेक्ट कराना इस जॉब में। उसके लिए मैं आपको डांटूंगा भी, प्यार से भी समझाऊंगा, गुस्सा भी करूंगा, सजेशंस भी दूंगा। जहां पर जैसा मुझे लगेगा कि करना चाहिए वैसा मैं करूंगा। अल्टीमेटली जो गोल है वो पूरा होना चाहिए आपके सिलेक्शन का। उसमें आपको बुरा लग रहा है या मुझे बुरा लग रहा है, ये सब चीजें मैटर बिल्कुल भी लाइफ में नहीं करती। ठीक है दोस्तों, अभी तक हम 3 मेन टॉपिक पूरे कर चुके हैं और अब हम एक नया टॉपिक यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो अगर आपकी पिछली सारी क्लासेस भी छूट गई है तो भी आप यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। ये क्लास सिमरन जी करीब 1.5 घंटे की होगी, कंटेंट वाइज आप 1 से 1.5 घंटे के बीच मान सकते हैं। सबसे पहले मैं लूंगा एक छोटा सा आपका प्यारा सा टेस्ट, जिसमें मैं आपसे पूछूंगा कुछ प्यारी सी शेड्यूल्स के बारे में। इसी बहाने आपका रिवीजन भी हो जाएगा। क्विक रिवीजन मैं आपको फटाफट से देता हूं। हमने सबसे पहले शेड्यूल के अंदर यूनियन और उसकी टेरिटरी के बारे में थोड़ा सा समझा था। हमने देखा था उसके अंदर एक तो जितने स्टेट्स हैं उनके नाम और उनकी जो एक्सटेंशन है, यानी कहां तक वो फैले हुए हैं, और इसी तरीके यूनियन टेरिटरीज और उनके नाम और उनका एक्सटेंट। दूसरे के अंदर हमने जो है देखा था कि भाई उन्हें क्या एम्यूल्यूमेंट्स मिलेंगे या फिर उन्हें क्या प्रिविलेजेस मिलेंगे। ये कीवर्ड्स ना इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बिकॉज मैं सैलरी लिख दूंगा बट पेपर ये शब्द लिखेगा ना, तो मैं चाहता हूं कि यही शब्द आपके दिमाग में बैठे। वैसे सैलरी से भी याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसमें हमने 9 पॉइंट्स बनाए होंगे, जहां तक मुझे याद है। हर बार मैं 9 पॉइंट्स बनाता हूँ, एक बार चेक कर लेना। बाकी जितने भी बने हो कोई ऐसी खास चिंता की बात नहीं है। तीसरे नंबर पे दोस्तों हमने देखा था जो इनकी ओथ एंड एफर्मेशंस वाली बात हमने देखी थी, कि जो अलग अलग लोग अलग अलग शपथ लेते हैं उन कौन कौन सी कैटेगरीज में इंक्लूडेड है, हमने वो चीज यहाँ पे नोट करी थी। चौथे नंबर पे हमने देखा था यूनियन टेरिटरीज और जो स्टेट्स हैं उन्हें जो राज्यसभा में सीट्स एलोकेट करी गई हैं उसका पूरा जो कहानी है, यानी एलोकेशंस और एलोकेशन ऑफ सीट्स टू द अपर हाउस, दैट इज राज्यसभा। पांचवें और छठे शेड्यूल में काफी हद तक समानता है। यहाँ पर दोनों जगह शेड्यूल्ड एरियाज की बात करी गई है, शेड्यूल्ड ट्राइब की बात करी गई है, यहाँ पर भी ट्राइबल एरियाज की बात करी गई है। बस ऊपर वाले में कोई अलग से नाम नहीं दे रखा, नीचे वाले में AMMT दे रखा है। मणिपुर नहीं है, मैं नहीं हूं, मणिपुर नहीं है, ध्यान रखेंगे। 7वां और 8वां, 7 में हमने 3 बातें पढ़ी थी, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। 8वें मन में पढ़ी थी ऑफिशियल, जो बेसिकली लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसमें हमने पढ़ा था 14 लैंग्वेजेस थी, फिर +1 +3 +4 करके हमने टोटल 22 पढ़ी थी। बहुत शॉर्ट में रिवाइज करा रहा हूं बिकॉज पिछली क्लास में काफी इसमें मेहनत हो गई है। ये ओरिजिनल 8 जो शेड्यूल्स थी। 9th नंबर पे हमने देखा था लैंड रिफॉर्म्स वाला, जिसके अंदर हमने देखा था कि भाई 1951 का जो फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था उसके अंदर ये ऐड हुआ था। 10वें नंबर पे आ गया था एंटी डिफेक्शन लॉ, जिसमें हमने समझा था कि ये जो है अगर आप इलेक्शन जीतने के बाद सीट चेंज करते हैं, पार्टी चेंज करते हैं, तो आपको स्पीकर चाहे तो हटा भी सकता है। उसके बाद ये जो है 52nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985 से ऐड हुआ था और उसके बाद 91st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003 के तहत ये जो है मॉडिफाई या अमेंड हुआ था। ये 2 अमेंडमेंट आपको रट्टे मार के जाना है। 11वें नंबर पे और 12वें नंबर पे आता है पंचायत और फिर म्यूनिसिपैलिटी। पहले पंचायत है फिर म्यूनिसिपैलिटी है। ये 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 है। ये 74th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 है। ठीक है, अब हो जाए एक टेस्ट बढ़िया सा ईमानदारी वाला। अपने नोट्स को बंद कर देना, थोड़ा सा मैं हाई लेवल जाऊंगा, जितना मैंने लिखा उससे भी थोड़ा सा मैं डेप्थ में यहाँ पर जाने की कोशिश करूंगा। चलो जी, सबसे पहले आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स जो राज्यसभा में बैठते हैं, जो उनकी सीटें हैं, उसके बारे में कौन सी अनुसूची में बात करी गई है। पोल नहीं होगा अभी क्योंकि समय कम है, कमेंट सेक्शन में हम डिस्कशन करेंगे। आप लोग सवाल दोबारा सुनिए, जल्दबाजी कर रहे हैं। यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स जो राज्यसभा में बैठते हैं उनके बारे में बात कहां करी गई है। राज्यसभा कीवर्ड आते ही 1 नहीं होगा 4 होगा। एलोकेशन ऑफ सीट्स टू राज्यसभा, तो पहले सवाल का आंसर हो गया 4th शेड्यूल। अब आप मुझे बताएंगे
कि फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 में जो हुआ था उसके तहत कौन सी अनुसूची को ऐड करा गया था? आप कहेंगे 9th शेड्यूल को ऐड करा गया था। पंचायत जो है वो 1992 का कौन सा संशोधन था, कौन सा अमेंडमेंट एक्ट था जिसके तहत इसे ऐड करा गया था? 73rd अमेंडमेंट एक्ट। आपने पहले सवाल सुनिए, उसके बाद आंसर दीजिए, अच्छा रहेगा। ये 1-5 पे लिख दिया मैंने, इसे जाने दो। चलो, उसके बाद अब आप मुझे बताइए 74th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 के तहत कौन से नंबर का शेड्यूल ऐड हुआ था? नंबर 12th, जिसका नाम जैसा आपने लिखा म्यूनिसिपैलिटी है। मुझे बताइए, हाउ मेनी लैंग्वेजेस वर रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ओरिजिनली एज पर 8th शेड्यूल? जब 8वीं अनुसूची बनी थी तो संविधान में कितनी भाषाओं को जो है रिकॉग्नाइज करा गया था? 14 को करा गया था। आप मुझे बता सकते हैं 21st अमेंडमेंट एक्ट कौन से ईयर में आया था? 1967 में। इसके तहत कौन सी भाषा को ऐड करा गया था 8वीं अनुसूची के अंदर? सिंधी को ऐड करा गया था। शाबाश, बहुत बढ़िया। अब आप मुझे बता सकते हैं कि जो ओडिया है ये रीनेमिंग हुई है ओरिया से, ये कौन से ईयर में कौन से अमेंडमेंट के तहत हुआ था? थोड़ा मुश्किल है सवाल, मैंने रिवाइज भी से नहीं कराया था। 2011 में हुआ है, बिल्कुल सही जवाब आपका। 2011 में ये काम हुआ है। अमेंडमेंट है, एक और मुश्किल सवाल है, 96th अमेंडमेंट ऑफ 2011, बिल्कुल सही जवाब। हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एज पर 8th शेड्यूल? 22, क्योंकि आर आ गया तो आपको आज का बताना है, ठीक है। अब आप मुझे बताएंगे कि जो हमारा 7th शेड्यूल है उसमें हमने कितने पार्ट में तोड़ा हुआ है सब्जेक्ट मैटर्स को, जो कि स्टेट या सेंटर डील करता है? आप आंसर देंगे 3। सेंटर दैट इज यूनियन लिस्ट, स्टेट दैट इज स्टेट लिस्ट, सेंटर प्लस स्टेट दैट इज कंकरेंट लिस्ट। याद रखेंगे, रेसिड्यूरी पावर इज नॉट अ लिस्ट, वो तो बस जो बच गया वो उसमें हम काउंट करते हैं, वो एटसेट्रा हम लिखते हैं ना, एटसेट्रा है वो एक तरीके का। अब आप मुझे बताएंगे डोगरी नाम की भाषा को कौन से अमेंडमेंट एक्ट से ऐड करा गया था 8वीं अनुसूची के अंदर? 92nd। अब इसमें क्या है, दिमाग पे थोड़ा सा जोर आपको मारना पड़ेगा। आप मुझे बताइए नेपाली को कौन से अमेंडमेंट एक्ट से ऐड करा गया था? 71st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992, बिल्कुल सही। ठीक है, थोड़ा थोड़ा आपको लग रहा है फायदा हो रहा है। अभी तक हमने इस कोर्स के अंदर मोटा मोटा जो पढ़ा है वो हमने सारे पार्ट्स पढ़ लिए हैं। आर्टिकल की रेंजेस पढ़ ली है, प्रीएम्बल पढ़ लिया है, शेड्यूल्स पढ़ लिया है, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच का डिफरेंस पढ़ लिया है। इसके अलावा और कुछ हुआ हो तो अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा। आई थिंक ये मेन टॉपिक्स हमने पूरे कर लिए। 14 और 22 में आपको डाउट है, मैं बता देता हूँ। जो पहले मैंने सवाल आपसे पूछा था वो था ओरिजिनली कितने थे, तो उसका आंसर 14 था। फिर जो दूसरा मैंने सवाल बनाया था, मैंने उसमें आर का इस्तेमाल करा था, नहीं आज कितने हैं, तो उसका आंसर 22 था। ठीक है, अगर आपके सारे सही है या फिर आपका एक आध गलत है, बाकी सब सही है तो बहुत बढ़िया। और रक्षा अल्टीमेटली गोल टिक लगाना ही है, बाकी रिवीजन आप करते रहेंगे तो और अच्छे से आपकी तैयारी हो जाएगी। ठीक है जी, चलो अब हम शुरू करते हैं एक ऐसा टॉपिक जो थोड़ा सा बोरिंग है बट इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। नाम है सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आपने कभी भी प्रीवियस ईयर ट्राई करे हैं तो आपने इससे जुड़ा सवाल 100% देखा होगा। रेसिड्यूरी पावर एक ऐसा डब्बा मान लो शुभराज, जिसे बनाया गया है ऐसे मसलों के लिए जिन मसलों के बारे में अभी हमें आइडिया नहीं है, ना ही वो स्टेट ना ही वो सेंटर को भी पता है क्या है वो। जब भी कोई नया मसला आएगा तो वो उसके अंदर काउंट हो जाएगा। अब सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप में एक बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक, मैं लंबे चौड़े टॉपिक के रूप में इसे पढ़ाता हूं क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत कुछ समझाते भी चलता हूँ। वैसे तो एक टेबल का खेल है, मैं चाहूं तो एक टेबल बना लूं, आपको स्क्रीन पर दिखा दूं और कह दूं भाई इसे घर पे याद कर लेना, बट जो मसला देव ने लिखा है वही होता है सबके जीवन में कि याद नहीं होते। तो मेरा गोल सिर्फ बताना नहीं है, बता तो किताबें भी देती है, मेरा गोल है कोशिश करके थोड़ा बहुत ही सही उसे याद करा देना। तो इसे हम आराम आराम से अच्छे से पढ़ेंगे। इसमें करीब एक सेशन लगता है अपना सोर्सेज में, एक से ज्यादा ही लगता है वैसे। और उसके बाद ये पूरा होने के बाद काफी अच्छा आइडिया आपको जो है पॉलिटी का लग जाएगा। तो शुरू करा जाए दोस्तों। चलिए, आप नई हेडिंग डाल सकते हैं सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आप एक पापी इंसान है जिसकी पिछली सारी क्लासेस छूट गई हैं तो भी आप यहां से शुरू कर सकते हैं और बाकी क्लासेस आप बाद में आराम से देख सकते हैं। ठीक है, बट कोशिश करिए क्लासेस मत छोड़िए। ठीक है जी। चलो, सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। सचिन जब कोई भेजेगा तो मैं ऐड कर लूंगा। बाकी कोई आपका डाउट हो तो आप वैसे भी पूछ सकते हो, कभी यहाँ पे क्वेश्चन टैब में टाइप कर दो, जो आपका कंसर्न है वो मैं एड्रेस कर दूंगा। चलो जी, सबसे पहले हमारा संविधान, कई लोग कहते हैं, कई क्रिटिक्स हैं वो कहते हैं जी हमारा संविधान तो बस कॉपी पेस्ट है, हमारा संविधान तो बस एक कॉपी पेस्ट है, हमने अपना बनाया ही नहीं। मैं उन्हें बता दूं कि आप मोबाइल फोन क्यों यूज करते हो? आप कुछ नई डिवाइस क्यों नहीं बना देते, फिजेट स्पिनर जैसी, जो घूमते घूमते आपके मैसेज को सामने तक भेजे? सिंपल सा आंसर है, क्योंकि मोबाइल फोन एग्जिस्ट करता है और वो अच्छे से काम भी कर रहा है। तो अगर कोई चीज दुनिया के लिए फायदेमंद है तो उसे वहां से बोरो करने में कोई नुकसान नहीं है। ये तो है पहली बात कि भाई दूसरे देशों पे जो हिट एंड ट्रायल करके एक्सपेरिमेंट करके जो जो अच्छी चीजें निकल गई उसे हमने बोरो कर लिया। सेकेंडली, हमने उसका कॉन्सेप्ट उठाया है, हमने पूरा उसे कॉपी पेस्ट नहीं मारा।
यानी हमने ऐसा नहीं करा कि पूरा यूएस का उठा लिया, पूरा जर्मनी का उठा लिया, पूरा आयरलैंड का उठा लिया। हमने जहाँ-जहाँ पे जो-जो अच्छा हो रहा था, हमने उसे उठा लिया। जैसे हम कहते हैं ना, भई हर इंसान में अच्छाई है, उस अच्छाई को अपनाओ, बुराई को नहीं। तो हमने बस वही करा कि अगर हमने देखा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में 4 बातें अच्छी थी, उठा लो। ये 2 बातें सही नहीं थी, जाने दो। ये 2 बातें यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में अच्छी है, उठा लो। ये 3 बातें बेकार है, जाने दो। ऐसे हमने करा है कि इंस्पायर हुए हैं हम दूसरे देशों के अंदर जो चल रहा था उससे, उस हिसाब से हमने अपना संविधान जो है तैयार करा है। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे लंबा चौड़ा संविधान है, जो कि आई थिंक जरूरी भी है, क्योंकि हमारा देश काफी बाद में आजाद हुआ है। देखिए, जो देश बाद में आजाद होते हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम है कि उन्हें बहुत कुछ स्पेसिफाई करना पड़ता है। जो देश मान लेते हैं 1800 में आजाद हुए, उस समय इतने बड़े मसले ही नहीं थे, तो उन्होंने छोटा सा संविधान बनाया, देश चलाना शुरू कर दिया। बट क्योंकि हमारा देश अभी अभी आजाद हुआ है, तो हमें बहुत स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देनी पड़ी है अपने संविधान के अंदर। ठीक है जी, याद रखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स जो है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, आपस में बातें ना करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स जो है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। चले जी आगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, बिल्कुल आप साथ साथ मेरे लिखिए, और मैं आपको एक एक करके जहां जहां से जो जो इंस्पायर्ड है वो यहाँ पर बताऊंगा और पढ़ाऊंगा। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमने क्या क्या बोरो करा है। अगर आप सोर्सेस को अच्छे से समझ जाएंगे तो पॉलिटी को आप अच्छे से समझ जाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे शब्द जो है आपको दिखेंगे आपके सामने, और वो शब्द इन जनरल आपको कहीं ना कहीं दिखते रहते हैं। तो सोर्सेस को अच्छे से समझिएगा, और फिर भी जिसे ना समझ में आए रट्टा मार लेना, उससे भी कोई खास नुकसान नहीं होगा। पूरी कोशिश करना समझने की, ना समझ आए तो रट्टा मार के चले जाना, मैं बिल्कुल साफ कह रहा हूँ। सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इससे हमने क्या क्या उठाया है। नहीं नहीं ऑफिशियल, ऐसे में कभी नहीं पढ़ा था। ऐसे जिस दिन मैंने पढ़ा दिया तो फिर काम खराब हो जाएगा। सबसे पहले फेडरल सिस्टम या फेडरल स्कीम, जैसा भी आप लिखना चाहें। अपना एक ही टारगेट है ऑफिशियल, अच्छे से पढ़ेंगे बस। ज्यादा क्लासेस लगेंगी तो कोई बात नहीं, लगने दो। दूसरे नंबर पे है ऑफिस ऑफ गवर्नर। पहले वो बताता हूं जो पेपर में आपसे पूछता है, पहले वो चीजें लिख देता हूं। तीसरे नंबर पे जुडिशरी। चौथे नंबर पे पब्लिक सर्विस कमीशन। मैं हिंदी में समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। पांचवें नंबर पे इमरजेंसी प्रोविजंस। इसे हम आई थिंक इसी को हम, ठीक है, वैसे इमरजेंसी प्रोविजन में ही आ जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स भी ये नोट करिए, इसी के आगे लिख देता हूँ। अब ये सब क्या है मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, हमारे देश में जो हमारा जो देश चलता है उसमें काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो यूनियन के कंट्रोल में है, और काफी सारी चीजें ऐसी है जो राज्य के कंट्रोल में है, यानी स्टेट के कंट्रोल में है। हम लोगों ने पावर को डिवाइड करा हुआ है। भले ही आर्टिकल 1 अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें लिखा होगा इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी भारत कुछ नहीं है, स्टेट्स का यूनियन है। बट स्टिल हमारा नेचर सिर्फ यूनियन जैसा नहीं है, हमारा नेचर कुछ कुछ फेडरल जैसा है। फेडरल का मतलब क्या होता है, जहां पर होती है डिवीजन ऑफ पावर। लिख देता हूं मैं, फेडरेशन का मतलब है डिवीजन ऑफ पावर, यानी कुछ पावर जो है सेंटर के कंट्रोल में है, कुछ पावर जो है वो स्टेट के कंट्रोल में है। क्या भारत में आपको ऐसा देखने को मिलता है? इसका क्लासिक एग्जांपल अभी हमने पिछली क्लास में देखा, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। भले ही यूनियन अल्टीमेट पावर कैरी करता है बिकॉज वो भारत सरकार है, बट स्टिल बहुत सारी पावर स्टेट को दी जाती है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमने उठाया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। इसके अलावा दूसरा पॉइंट है ऑफिस ऑफ गवर्नर। अब आपने नोटिस करा होगा मेरे पढ़ाने का तरीका क्या है, पहले मैंने सारे पॉइंट लिख दिए क्योंकि पेपर इन लिखी हुई बातों को याद करके हो जाएगा सॉल्व। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इनके बारे में दो दो लाइनें बोल रहा हूँ, बस आपके दिमाग में चीजों को बिठा रहा हूँ, और आगे चल के हम और डिटेल में पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल अभी मैं गवर्नर के बारे में जब आपको पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बस ये बताऊंगा कि भाई हमारे देश में गवर्नर होता है जो कि प्रेसिडेंट के कंट्रोल में होता है पूरे तरीके, और प्रेसिडेंट उसे अपने तरीके अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट उसे वहां पर बैठाता है, और जब प्रेसिडेंट का मन चाहे वो उसे उस गद्दी से हटा सकता है।
जब हम गवर्नर एज अ टॉपिक पढ़ेंगे आगे चल के, तब मैं आपको पढ़ाऊंगा कि गवर्नर बनने के लिए मिनिमम एज कितनी चाहिए, गवर्नर को हटाने का क्या प्रोसेस है, और जो छुटमुट बातें हैं वो हम वहां पे कवर करेंगे। गवर्नर के पास क्या पावर होती है, क्या वो कैसे कैसे सीएम को अपॉइंट करता है, दिस दैट, वो हम आगे चल के पढ़ेंगे। ठीक है, अभी के लिए बस मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हमारे देश में एक गवर्नर राज्यपाल करके एक ऑफिस होता है जो प्रेसिडेंट के बिहाफ पे अलग अलग राज्यों में बैठता है, और प्रेसिडेंट के जब तक प्रेसिडेंट चाहे तब तक वो उस गद्दी पर बैठ के उनके बिहाफ पे काम कर सकता है। जुडिशरी, जुडिशरी के बारे में काफी कुछ मैं आपको क्लास नंबर 1 में बता चुका हूं, या क्लास नंबर 2 में हमने इन दोनों क्लासेस में डिस्कशन किया था, और ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हम सब जानते हैं अपने देश का जुडिशरी का सिस्टम कैसा है। ये भी काफी हद तक इंस्पायर्ड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। पब्लिक सर्विस कमीशन, आप सब जानते हैं कि आप जो एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप में से अधिकतर बच्चों के मन में कोने में ये जरूर होगा कि मैं एक बार एसएससी का एग्जाम से एक जॉब ले लूं, फिर मैं किसी बड़े एग्जाम की तैयारी करूंगा। इसका ये मतलब नहीं कि ये छोटा एग्जाम है, बड़े का मतलब सिंपल सा है कि भाई इससे बड़ा है। बड़ा क्यों है? इससे ज्यादा तनख्वाह देता है, इससे ज्यादा पावर देता है, इससे ज्यादा बड़े फैसले लेने की क्षमता देता है। मतलब बड़े छोटे में बस इतना सही फर्क है कि जिसकी सैलरी ज्यादा है, या फिर जो थोड़ा सा आपको बेटर सेंस ऑफ लाइफ देता है, अथॉरिटी आपको देता है ना। बाकी उसमें भी कई सारी दिक्कतें हैं। जैसे इसमें आपको लगता है कि आपके पास उतनी पावर नहीं है जितनी यूट्यूब शॉर्ट्स में आपने देखी थी, ऐसे उसमें भी उतनी पावर नहीं है जितनी आपको लगती है, उसमें भी उतना वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है जितना आपको लगता है। बट अगेन डेफिनेटली जो यूपीएससी है, स्टेट पीएससी है, वो एसएससी से बढ़िया जॉब प्रोफाइल कैरी करता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और आपने शायद सुना भी होगा कि पहले हमारे देश में होते थे आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विसेज, और 1950 में उसे बदल के आईएएस बना दिया गया था, और ये काम करा गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा। ये मैं आपके लिए यहाँ पर छोटा सा लिख भी देता हूँ। पहले मतलब आईसीएस का जो रीनेमिंग है आईएएस में किसने करा, अगर ऐसा सवाल आता है तो ध्यान रखेंगे ये काम हुआ था 1950 में, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को इसका श्रेय जो है जाता है। इंडियन सिविल सर्विसेज, और ये है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। देखिए, सिविल सर्विसेज ऑफिशियल एक ब्रॉडर सेंस कैरी करता है। आईएएस इज वन ऑफ दो सर्विसेज नाउ, जैसे आईपीएस भी है, आईएफओएस है, आईएफएस है, और भी बहुत सारी सर्विसेज है। मे बी एक ये रीजन रहा होगा, और भी कुछ हो सकता है रीजन रहे हो, बट हमारे लिए जो फैक्चुअल डेटा है वो ये है कि 1950 में रीनेमिंग हुआ था आईसीएस टू आईएएस। ठीक है, इमरजेंसी प्रोविजंस, इसको लेके काफी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर इमरजेंसी प्रोविजन, कभी कोई कहता है हमने जर्मनी से उठाया, कभी कोई कहता है यहाँ से उठाया। जब ये टॉपिक पूरा होगा तब आपको बेटर समझ आएगा कि यहाँ पर इमरजेंसी प्रोविजन का क्या मतलब है और आगे चल के उसका क्या मतलब है। आपको पता है कि हमारे देश में इमरजेंसी कई बार लग चुकी है। इमरजेंसी 3 तरीके से लगती है दोस्तों, आगे चल के पूरा टॉपिक पढ़ाऊंगा। एक होती है स्टेट इमरजेंसी, एक होती है नेशनल इमरजेंसी, एक होती है फाइनेंशियल इमरजेंसी। स्टेट इमरजेंसी को ही प्रेसिडेंट रूल कहते हैं। आपने सुना होगा कई बार, जो है सेंटर को लगता है, यानी प्रेसिडेंट को लगता है भाई ये देश, ये जो स्टेट है, ये अपने दम पे काम नहीं कर सकता, ये अपने दम पे काम नहीं कर सकता। और उस केस में क्या होता है, वहां पे राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है, और उसे हम कहते हैं जी इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई उस पर्टिकुलर राज्य में। जब कभी हमारे देश का किसी दूसरे देश से वॉर हो जाता है, तो उसके, या हमें लगता है कि वॉर हो सकता है, तो उस केस में राष्ट्रपति जो है वो एक्सटर्नल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं, जिसे हम नेशनल इमरजेंसी मानते हैं। तीसरी होती है फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो आर्टिकल 360 के तहत लगती है, और वो अभी तक नहीं लगी है कभी भी, और उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे ये भी अभी किसी को नहीं पता, बिकॉज अभी तक प्रैक्टिकली कभी देखा नहीं गया, और अच्छी बात है कभी नहीं देखा गया, ना ही आगे देखा जाए। बट वो आर्टिकल 360 के तहत आती है। 3 तरीके की इमरजेंसीज मैंने आपको बताई है। ठीक है दोस्तों, अब आप में से बहुत सारे नए बच्चे ये सोच रहे होंगे सर आपने इतनी स्पीड में डेटा बोल तो दिया, ना हम कुछ लिख पाए, ना हमें कुछ याद हुआ, तो ऐसे कैसे काम बनेगा? मैं बताता हूँ दोस्तों। जहां पर मुझे लगता है कि मैं वापस नहीं आऊंगा, वहां पर मैं पेन कॉपी लेके लिख देता हूँ। लेकिन अगर मुझे पता है एज अ टॉपिक मैंने एक चीज पढ़ानी है, तो फिर मैं उसे अभी लिख नहीं रहा, मैं बस आपके दिमाग में उस डेटा को डाल रहा हूँ। जैसे आपने यहाँ पर देखा, मैंने फेडरेशन के बारे में लिख दिया और इस सरदार वल्लभ भाई पटेल जी वाली बात लिख दी, बिकॉज मुझे पता है कि शायद हमारा इनसे मिलना दोबारा नहीं होगा। बट इमरजेंसी इज अ टॉपिक। मैं अपने पास एक अपनी नोटबुक मेंटेन करता हूँ, जिसमें मैं हमेशा कोर्स से पहले प्लान करता हूँ कि मुझे इन बच्चों को कौन कौन से टॉपिक पढ़ाने हैं। उसमें मैंने इमरजेंसी को टॉपिक का नाम दे रखा है, जिसमें मैं पूरा उसका ऑपरेशन करूंगा अच्छे से, कब लगी, क्या हुआ, कितने महीने में अप्रूवल चाहिए, दिस दैट एवरीथिंग दैट यू कैन थिंक ऑफ, वो आपको मैं पढ़ाऊंगा। इसीलिए अभी मैं उसे यहाँ पर नहीं पढ़ा रहा, ठीक है? तो चिंता मत करना, अभी बस सुन लो अच्छे से। अगर लिखते रहोगे तो दिमाग में नहीं जाएगा, सिर्फ सुन के समझ लो, जब टाइम आएगा मैं सब पढ़ा दूंगा, बेफिक्र रहो। हमने अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में 5 चीजें यहाँ पर पढ़ी है, जिसमें फेडरल स्कीम, ऑफिस ऑफ गवर्नर, जुडिशरी, पीएससीज और इमरजेंसी प्रोविजन की बात जो है हमने करी है। ठीक है, दूसरे नंबर पे क्या है दोस्तों, ये हो गया हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और दूसरे नंबर पे हम पढ़ लेते हैं कनाडा वाला पढ़ लेते हैं, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
हम ऐसे भी कह सकते हैं कनाडा से क्या क्या इंस्पायर्ड है। हमने कनाडा से भी कुछ चीजें बोरो करी है, इंस्पायर करी है, जैसे भी आप उसे कहना चाहें। अभी मैंने आपको बताया कि फेडरल सिस्टम अपने देश में है, ये कॉन्सेप्ट हमने उठाया है कहां से? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से। बट इस सिस्टम में क्या सेंटर जो है ज्यादा पावरफुल है? यस। यानी ये कॉन्सेप्ट हमने उठाया है कहां से? कनाडा से। फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। यानी ऐसा नहीं है कि दोनों बराबर है, सेंटर ज्यादा स्ट्रांग है, ये हमने उठाया है कनाडा से, याद रखेंगे। इसके बाद मैं पॉइंट वाइज बना रहा हूं क्या? हाँ, वैसे ही बना देता हूं यहां पर भी। वेस्टिंग ऑफ रेसिडुअरी पावर्स इन द सेंटर। याद है, ये सब बातें पिछली क्लास में हो चुकी हैं, इसीलिए वहां पर एक्सप्लेन करता हूं, जिससे मुझे यहां पर एक्सप्लेन ना करना पड़े। इसलिए वहां पर समझा दिए, जिससे अब मेरी मेहनत और आपकी मेहनत थोड़ी सी कम हो जाए। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स या गवर्नर ऑफ स्टेट्स बाय सेंटर। वहां पर हमने कहा कि ऑफिस ऑफ गवर्नर होगा, ठीक है जी, होगा, लेकिन उसका अपॉइंटमेंट सेंटर करेगा, सीएम नहीं उस राज्य का, है ना। ये हमने कनाडा से इंस्पायर होकर बात ऐड करी है। एडवाइजरी, ये इंपॉर्टेंट है, जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। वेस्टिंग का मतलब क्या होता है? वेस्टिंग का मतलब प्रदान करना। आई एम वेस्टिंग दिस पावर टू यू या विद यू, प्लीज टेक केयर ऑफ दिस मैटर रिस्पॉन्सिबली। मैं आपको ये पावर दे रहा हूँ, जिम्मेदारी दे रहा हूँ, कृपया इसका सही से इस्तेमाल करना। यानी रेसिडुअरी पावर जो है वो दे दी गई है सेंटर को। इसी बहाने एक नया शब्द आप सीख गए, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। वैसे इसका डिस्कशन सुप्रीम कोर्ट के टॉपिक में होना चाहिए, फिर भी अभी बता देता हूं। सुप्रीम कोर्ट से मदद ले सकते हैं क्या राष्ट्रपति या फिर मंत्रिमंडल की? कभी मान लेते हैं उन्हें कोई चीज समझ में नहीं आ रही कि भाई ये कानून लागू होगा तो क्या ये संविधान के हिसाब से जायज है, गलत है। वो उस केस में सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है टू एड यानी हेल्प एंड एडवाइज देम। एड एंड एडवाइस करना उनकी जिम्मेदारी है। तो वो हमने इंस्पायर हुए हैं उस पर्टिकुलर चीज में कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से। क्या यहां तक की बात आप समझे? ये चार बातें आपको ध्यान में रखनी है, नोट करते चलिए। वेस्टिंग का मतलब है प्रदान करना, या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि रेसिडुअरी पावर लाइज विद द सेंटर। पहले वाला थोड़ा समझा देते हैं पूर्णिमा जी। हमारे देश में कुछ पावर है स्टेट के पास, कुछ पावर है सेंटर के पास। इसीलिए हमारा देश एक मतलब क्वाजी फेडरल, आपने शायद सुना होगा, क्वासी फेडरल, क्वाजी फेडरल है। यानी हमारे देश में कुछ पावर सेंटर पे है, कुछ पावर स्टेट पे, इनफैक्ट कुछ पावर पंचायत पे भी है। महात्मा गांधी जी तो कहते ही थे कि लोएस्ट लेवल पे हाईएस्ट पावर होनी चाहिए। बट अगर कभी डिस्प्यूट आएगा तो सेंटर की बात को अच्छे से सुना जाना चाहिए। यानी सेंटर शुड बी मोर पावरफुल। यानी जो फेडरेशन हमारे देश के, उसका जो सेंटर है यानी भारत सरकार है, वो ज्यादा मजबूत होनी चाहिए यूपी, बिहार या फिर महाराष्ट्र की सरकार से। यस, सैंक्फर्ड इजीली अवेलेबल है, इंटरनेट पे आप सर्च करेंगे आपको सारे संविधान मिल जाएंगे। लास्ट पॉइंट आई कैन रिपीट, यस आई रिपीट। देखो, सुप्रीम कोर्ट से अगर चाहे तो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये सब लोग हेल्प ले सकते हैं कानून को बनाने में। और सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है उन्हें सपोर्ट, एडवाइस और हेल्प करना उन पर्टिकुलर मैटर्स में। रोशनी नहीं, बट जनरली ले ली जाती है, बिकॉज अगर वो एडवाइस नहीं लेंगे तो उस केस में आगे जाके दिक्कत आ सकती है। कंपलसरी नहीं है रोशनी, बट ले ली जाती है अधिकतर केसेस में। सेकंड वाले में है रेसिडुअरी पावर सेंटर के हाथ में होगी। अगर आपको रेसिडुअरी पावर नहीं पता सचिन जी, तो पिछली क्लास आपकी शायद मिस हुई हो, वो क्लासेस लगा लेना, वहां पे डिटेल में समझाया है। जो मैटर्स यूनियन स्टेट कंकरेंट लिस्ट में नहीं लिखे उन्हें रेसिडुअरी पावर्स बोला जाता है। ये मैंने आपको दो बढ़िया बातें बता दी। आगे चलते हैं, तीसरे नंबर पे आ जाते हैं कनाडा से थोड़ा सा नीचे, यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन। यानी ये सारे मसले यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से हम इंस्पायर होके लेके बैठे हैं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट, फंडामेंटल राइट्स। कागजी तौर पे यूएस वो पहला देश था जिसने फंडामेंटल राइट्स की बात करी थी। वैसे तो फंडामेंटल राइट्स की शुरुआत होती है अपना जो किंग जॉन है उनके मैग्ना कार्टा से, बट वो फंडामेंटल कहीं से कहीं तक नहीं थे। ये सब आपको फंडामेंटल राइट्स में पढ़ाऊंगा। और धीरे धीरे जाके एक ऐसे कॉन्सेप्ट का डेवलपमेंट हुआ जिसमें कहा गया कि हर एक इंसान के पास कुछ अधिकार होने चाहिए, क्योंकि वो एक इंसान है, क्योंकि वो एक नागरिक है, क्योंकि वो एक वहां पर सोसाइटी का हिस्सा है, तो उसे कुछ अधिकार मिलने चाहिए। और ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले दिया गया था अमेरिका यानी यूएसए के द्वारा। और
और वहीं से इंस्पायर होकर हमने फंडामेंटल राइट्स को अपनाया है। दूसरे नंबर पे शिवानी आई थिंक 1215 है, एक बार फिर भी चेक कर लेना, काफी समय से उससे मैंने गो थ्रू नहीं करा। मैग्ना कार्टा क्या है ये मैं आपको फंडामेंटल राइट्स वाले टॉपिक में पढ़ाऊंगा, अभी के लिए आप उसे इग्नोर कर दीजिए, ठीक है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, आपको पता है ना, सुप्रीम कोर्ट जब चाहे तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार सबकी फटकार लगा देता है कि भाई आपने ऐसे कैसे कानून बना दिया, ये कानून खारिज होगा, वो एक्ट को तक जो है कभी कभार रिवील कर देता है। तो वो जुडिशरी के पास पावर होनी ही चाहिए, और ये कॉन्सेप्ट भी हमने यूएस से इंस्पायर होकर उठाया है, जुडिशियल रिव्यू। मैं काम करता हूँ, पहले लिख देता हूँ, आप छाप लीजिएगा, उसके बाद मैं साथ साथ समझाता रहूंगा। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, removal of judges of Supreme Court and High Courts. सब डिक्टेट करूंगा, चिंता मत करो। सबसे पहले लिखा फंडामेंटल राइट्स, फिर लिखा इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, फिर लिखा है जुडिशियल रिव्यू, फिर लिखा इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, फिर लिखा रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स, एंड फिर लिखा पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। यस सचिन, दोनों पूरे तरीके अलग अलग है सलोनी, अभी एक्सप्लेन करता हूं। देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, डाउट्स को क्वेश्चन टैब में भेजेंगे या फिर कॉपी के कोने में नोट करके चलेंगे। सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स, हमें पता है यूएस वो पहला देश था ऑफिशियली एटलीस्ट जो कागजी तौर पे माना जाता है जिसने फंडामेंटल राइट्स की बात करी थी, तो हमने वो वहां से उठाया है। जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट है वो पूरे तरीके इंडिपेंडेंट है। एक बार आपने उनके जज को अपॉइंट कर दिया, आपने किसी को सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस या जज बना दिया, तो अगर आप सोचो कि शाम को ही मैं उसे वहां से हटा दूं, तो ऐसा आप नहीं कर सकते। अब चाह कर भी प्रधानमंत्री भी खुद चले जाए तो भी उनकी गद्दी को खाली नहीं करा सकते। ये पावर उन्हें इसलिए दी जाती है जिससे वो निष्पक्ष होकर फैसले सुना सके। तीसरे नंबर पे है जुडिशियल रिव्यू। देखिए पिछले पेज पे पढ़ा था हमने एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। जुरिस्डिक्शन का मतलब तो कुछ कुछ सीमा जैसा था, हमने पढ़ा था कि इसकी लिमिट वहां तक है। बट जुडिशियल रिव्यू का मतलब ये है कि अगर लगता है किसी को कि ये कानून गलत है, तो जो हमारा कोर्ट है, चाहे वो हाई कोर्ट हो सुप्रीम कोर्ट हो, उसके पास अधिकार है उसे स्टडी करने का कि क्या वो कानून जो बनाया गया है, क्या वो एक्ट जो बनाया गया है, क्या वो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। जैसे एक लाइन है आपने सुनी होगी कि नो टैक्स कैन बी लिविड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ, यानी आपसे कोई भी ऐसा टैक्स नहीं लिया जा सकता जो संविधान में ना लिखा हो। इसलिए जीएसटी को जब लाया गया था तो उसके लिए बहुत सारे जो आर्टिकल्स है उसमें अमेंडमेंट करा गया था, इनफैक्ट नए आर्टिकल्स ऐड करे गए थे, और जीएसटी काउंसिल भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही बनाई गई थी, उससे बाहर नहीं बन सकती। अगर बाहर बनती तो जुडिशियल रिव्यू का इस्तेमाल करके उसे वहां से खत्म कर दिया जाता। क्या जुडिशियल रिव्यू का मतलब आप समझे? जुडिशरी के द्वारा करा गया रिव्यू। रिव्यू क्या, अभी एक बार रीचेकिंग कर लेते हैं कि जो बना है वो सही भी है। चौथे नंबर पे आ गया इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। हमारे जो राष्ट्रपति है उनका महाभियोग करा जा सकता है, उसका पूरा प्रोसेस आपको आगे चल के बताऊंगा, बट जो वो पूरा प्रोसेस है वो हमने यूएसए से इंस्पायर होकर उठाया है। पांचवें नंबर पे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज को उनकी गद्दी से हटाने का जो तरीका है ये भी बहुत मुश्किल है, करीब करीब प्रेसिडेंट को हटाने जितना मुश्किल है, ये भी हमने यूएसए से इंस्पायर होकर उठाया है। छठे नंबर पे है कि हमारे पास वाइस प्राइम मिनिस्टर है। इम्पीचमेंट का मतलब होता है, रक्षा सिंपल भाषा में, रिमूवल, गद्दी से हटा देना, वैसे महाभियोग बोलते हैं। हमारे पास वाइस प्राइम मिनिस्टर नहीं है, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर है हमारे पास, आंसर इज नो। लेकिन हमारे पास वाइस प्रेसिडेंट है। जुरिस्डिक्शन का मतलब लिमिट, जसविंदर, जैसे मेरी जुरिस्डिक्शन यहां तक है। फॉर एग्जांपल यूपी का हाई कोर्ट क्या बिहार के फैसले ले सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी जुरिस्डिक्शन यूपी की बाउंड्री के अंदर सीमित है। आर्यन अभी तक नहीं हुआ, लेकिन ये टॉपिक यहाँ का नहीं है, प्रेसिडेंट वाले टॉपिक में पढ़ाऊंगा। सब लोग समझ पा रहे हैं? चौथा और पांचवा पॉइंट है कि उन्हें उनकी गद्दी से कैसे हटाया जाएगा। छठे नंबर पे है हमारे देश में उपराष्ट्रपति होंगे जो कि राज्यसभा के चेयरमैन भी होते हैं। खैर वो एक अलग मसला है, आगे चल के हम पढ़ेंगे। आप सबको सारी बात समझ आ रही है? यहाँ पर हमें अभी के लिए बस ये समझना है कि ये सारे पॉइंट यूएसए से उठाए हैं। इम्पीचमेंट एज अ टॉपिक पढ़ाऊंगा, चिंता मत करो। वाइस प्रेसिडेंट एज अ टॉपिक पढ़ाऊंगा। वाइस पीएम, डेप्यूटी पीएम जैसा कुछ भी नहीं होता शिवानी जी। थियोरेटिकली होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर सबसे बड़े माने जाते हैं प्राइम मिनिस्टर के बाद। जनरली होम मिनिस्टर को सबसे बड़ा दर्जा दिया जाता है, बट ऑफिशियली प्राइम मिनिस्टर सबसे ऊपर है और डेप्यूटी जैसा कुछ भी नहीं है।
सैंक्चुअर्ड नहीं हुआ, बट अगेन फिर से मैं एक बार आंसर आपको देना चाहूंगा। अभी जो पढ़ रहे हैं वो है कि यूएसए से क्या उठाया गया है। अगर मैं नाम लेने बैठूंगा फिर ये हुआ वो हुआ, एक बार जो है इनके खिलाफ शुरू हो गया था, बट कांग्रेस तो वोट डालने से चली गई थी, बाहर उठ गई थी, बिकॉज स्पेशल मेजोरिटी चाहिए थी, तो ये अगेन वो टॉपिक डाइवर्ट हो जाएगा, है ना। अभी टॉपिक है कि यूएसए से क्या उठाया गया। आगे चलते हैं, इसे डिटेल में आगे चल के आपको समझाया जाएगा, इम्पीचमेंट कैसे होता है, क्या होता है। कोर्ट्स पूर्णिमा, जुडिशरी के द्वारा ये काम करा जाता है, जनरली सुप्रीम कोर्ट लेवल पे, बट हाई कोर्ट भी कर सकता है अगर कुछ उस तरीके का लॉ है तो। हमने अभी तक कितने पढ़ लिए, 3 हो गए ना हमारे, 1 2 3। ये छोटी छोटी चीजें मैं बना के छोड़ देता हूं, वैसे इसका कोई सिग्निफिकेंस कुछ खास नहीं है, बट इन केस आपको भी पीडीएफ खोले तो आपको पॉइंट्स थोड़े याद आ जाए, इसलिए मैं इन्हें डिलीट नहीं करता। आगे चलते हैं, चौथे नंबर पे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। क्या मैं कह सकता हूँ यूके का कॉन्स्टिट्यूशन, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन, जो भी कहना चाहो। अब देखो बताने को मेरे पास बहुत कुछ है कि अरे बताओ यूके में, ब्रिटेन में, ग्रेट ब्रिटेन में क्या फर्क है, बट अगेन वो मेरे टॉपिक का हिस्सा नहीं है। मैं यहाँ पर ये नहीं दिखाने आया कि मुझे कितना आता है, मैं बस आपको वो बताने आया हूँ जो आपका पेपर पूछता है, तो वहां पे सीमित रहना मेरी जिम्मेदारी है। सबसे पहले पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेपर पूछ चुका है। आपको पता है कि हमारे पास एक पार्लियामेंट है जिसमें राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा आते हैं। हमारे पास 2 अलग अलग हाउसेस हैं, उन्हें मिला के प्रेसिडेंट बनते हैं, और उन्हें मिलाकर प्रेसिडेंट के साथ हमारी पार्लियामेंट बनती है। ये सिस्टम हमने उठाया है ब्रिटेन से। दूसरे नंबर पे सिंगल सिटीजनशिप। हम भारत के नागरिक हैं। मैं दिल्ली में पैदा हुआ हूँ, दिल्ली में रहा हूँ काफी सारे समय से, बट अब मेरा आधार कार्ड यूपी का है क्योंकि मैं काफी समय से यूपी में रहता हूँ। बट ना ही मैं दिल्ली का नागरिक हूँ, ना ही मैं यूपी का नागरिक हूँ, मैं भारत का नागरिक हूँ। तो फिर मेरी गाड़ी पे यूपी का नंबर क्यों है? सिंपली ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस, कि एडमिनिस्टर करना आसान हो जाए, क्योंकि जो रजिस्ट्रेशन होता है वो स्टेट में होता है, उसका जो टैक्स है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है, इसी वजह से स्टेट नंबर्स आपको देखने को मिलते हैं। मैं देश का नागरिक हूँ। यूएस में ऐसा नहीं होता। यूएस में क्या है कि अगर आप मान लेते हैं एक जगह के हैं, तो उस स्टेट के भी आप नागरिक हैं और आप यूएस के भी नागरिक हैं, तो यूएस में डुअल सिटीजनशिप चलती है। चाहो तो लिख लेना कहीं पे, मैं ऐसे यहीं पे छोटा सा लिख देता हूँ, यूएस में डुअल सिटीजनशिप चलती है। इसका वैसे इससे कोई कनेक्शन नहीं है, फिर भी लिखते चलो, होती है। जिस स्टेट में आप रहते हो, जैसे मैं मान लेते हैं यूपी का हूं, तो मेरे पास एक यूपी की हो गई, एक इंडिया की हो गई। आप हरियाणा के तो एक हरियाणा की हो गई और एक इंडिया की हो गई। यहाँ पर अपने देश में ऐसा कुछ भी नहीं है, अपने देश में हम सिर्फ भारत के नागरिक हैं। तीसरे नंबर पे रूल ऑफ लॉ। वैसे तो रूल ऑफ लॉ अपने आप में 10 दिन पढ़ा जाने वाला टॉपिक है, बहुत लंबा चौड़ा इस पर डिस्कशन हो सकता है, बट सिंगल लाइन में बताता हूँ। कानून के हिसाब से सब कुछ चलेगा। आप कैसे दिखते हैं, आप कौन हैं, आपकी कमाई कितनी है, उस हिसाब से नहीं। अगर दो एक जैसी स्टेट वाले लोग एक गलती करते हैं तो दोनों को बराबर सजा होनी चाहिए। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स, पहले लिख देता हूं, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस बाय कैमरलिज्म। बाय कैमरलिज्म का मतलब लोकसभा भी है और राज्यसभा भी है। राज्यसभा जो है वो अपर हाउस है और जो लोकसभा है वो लोअर हाउस है। सर यूएस में यूएस के अलावा दूसरा कंट्री हो सकते हैं, इसके अलावा सवाल नहीं समझा आपका मैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप एक देश के नागरिक बनते हैं तो दूसरे की नागरिकता आपको छोड़नी पड़ती है। मैं एक बार ये डिक्टेट कर देता हूँ, बाकी क्वेश्चन टैब में अपने डाउट्स भेजिए आप। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट यानी अपने देश में पार्लियामेंट होगी, ठीक है। पहले और छठे पॉइंट में फर्क क्या है, ध्यान से समझिए। पहला पॉइंट कहता है कि अपने देश में पार्लियामेंट होगी। छठा पॉइंट कहता है उस पार्लियामेंट में 2 हाउसेस होंगे। जब दोनों ही पॉइंट हमने ब्रिटेन के संविधान से उठाए हैं, बट दोनों पॉइंट अलग अलग हैं। दूसरा पॉइंट कहता है कि देश में एक ही सिंगल नागरिकता होगी। रूल ऑफ लॉ यानी कानून के हिसाब से सब कुछ चलेगा, कानून से बढ़कर कुछ भी नहीं है, ठीक है। आर्यन वैसे लोकसभा राज्यसभा ही बोलते हैं, ब्रैकेट में इंग्लिश वाले नाम लिखे गए हैं, बट ऑफिशियली लोकसभा राज्यसभा ही बोला जाता है। चौथे नंबर पे है लेजिस्लेटिव प्रोसीजर। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर का सिंपल सा मतलब है, यानी वो प्रोसीजर के हिसाब से सब कुछ चलेगा जो लेजिस्लेचर ने बनाए हैं। ये सब बात हम ऑलरेडी जो है पढ़ चुके हैं, ये सब बातें हम ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है।
पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस क्या है? जो पार्लियामेंट में रहते हैं, जो कि हमारे जो सांसद लोग हैं, क्या उन्हें प्रिविलेजेस मिलती हैं? आपसे कई बार पहले भी डिस्कशन कर चुका कि सिविल केसेस में आप उन्हें अरेस्ट नहीं कर सकते, बहुत सारी और प्रिविलेजेस उनके पास हैं। वो सारी चीजें भी हमने ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से उठाई है, ठीक है। अगर आप इंग्लैंड में आर्यन पूछ रहे हैं तो इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स बोला जाता है। कॉमन मतलब लोअर वाला लोकसभा, दूसरे वाला दूसरा, ठीक है। क्या आप ये बात समझे हैं? डाउट्स प्लीज क्वेश्चन टाइम में भेजिए, ऑफिशियल आर्यन, जिसके भी जो भी डाउट्स है आप मुझे क्वेश्चन टाइम में भेजते रहिए। सचिन, कोई खास फर्क नहीं है। देखिए सचिन, ये लिखने का पर्पस क्या है? पेपर में स्क्रीन पर दिखेगा लेजिस्लेटिव प्रोसीजर कहां से लिए, तो आपको टिक करना आना चाहिए। वो बात अलग है कि हमारे लिए हमारा लेजिस्लेचर हमारी पार्लियामेंट है। नोट करिए, बाकी वो अगले पेज पे लिख देता हूं, कॉमन लॉर्ड्स वाला पॉइंट। पहले 6 में डिफरेंस क्या है? वैसे तो ओवरलैपिंग है प्रशांत। पहला पॉइंट ये कहता है कि देश में पार्लियामेंट होगी, संसद होगा, जहां पर लोग बैठ के कानून बनाएंगे। छठा पॉइंट ये कहता है कि उस संसद में 2 अलग अलग हाउस होंगे, एक लोकसभा कहलाएगा, एक राज्यसभा कहलाएगा, ठीक है। मैं लिख देता हूं आपके लिए, ये इंडिया है और ये इंग्लैंड है। इंडिया में जिसे आप लोकसभा कहते हैं, उसी को आप इंग्लैंड में जो है हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं, और ये वैसे है लोअर हाउस। और जिसे आप इंडिया में राज्यसभा कहते हैं, उसे आप हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहते हैं, ये है अपर हाउस। सब कुछ नोट करिए जो मैं लिख रहा हूं। जो आपको लगता है आपको नहीं आता वो नोट करिए। आप ये सब ना खुद भी थोड़ा सोचो कि भाई हाँ ये पेपर में आ गया तो मुझे क्या याद रहेगा एक बार देखने से। अगर आंसर नो है तो लिख लीजिए। रह सकते हैं कशिश, बट वहां की सिटीजनशिप नहीं ले सकते। ये लोग इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, ये लोग डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। सचिन, जो पार्लियामेंट में बैठते हैं उनके पास कुछ विशेष अधिकार होते हैं, आगे चल के पढ़ेंगे हम उस बारे में। उन्हें पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस बोला जाता है। हम अभी टॉपिक्स का डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, हम अभी बस ये पढ़ रहे हैं कि कहां से क्या उठाया गया है। आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा यहाँ पर बिगड़ गया है। आप लोगों को पता है क्या पढ़ना है यहाँ पर? एक्चुअली पढ़ना क्या चाहिए? अच्छा ये जो है यहां से उठाया गया है, अच्छा ये जो है यहां से उठाया गया। आप लोग इस बेचारे को तो अकेला कर चुके हैं, जैसे इसका कोई है ही नहीं। आप लोग बस इन्हें समझने में लगे हैं, उसमें कुछ गलत नहीं है, हर्ज नहीं है, बिल्कुल सही है वो। बट जो पर्पस है वो ये है कि भाई ये इससे कनेक्टेड है, आपको हर पॉइंट को इससे कनेक्ट करना है कि हाँ भी ब्रिटेन से, ये ब्रिटेन से सिंगल सिटीजन, ऐसे पढ़ना है। ठीक है जी, नोटेड। आगे भागता हूं मैं फटाफट से, अगला पढ़ते हैं। अब आ जाते हैं एक ऐसे संविधान पे जिससे एक ऐसा सवाल आता है जो पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन या फिर आयरलैंड का संविधान, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे पहला पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। दूसरे नंबर पे नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा। हमें पता है कि 12 मेंबर्स नॉमिनेट करे जाते हैं हमारे राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में, वो कॉन्सेप्ट हमने यहां से उठाया। तीसरे नंबर पे है मेथड ऑफ इलेक्शन टू प्रेसिडेंट। यहां पर ये नहीं कह रहे कि प्रेसिडेंट की सीट आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से उठाई, नहीं, प्रेसिडेंट को कैसे इलेक्ट करा जाएगा ये कॉन्सेप्ट उठाया गया है आयरलैंड से। अब डीपीएसपी के बारे में मैं कम से कम आपको आधा एक घंटा बता सकता हूँ, बट पॉइंट वो है ही नहीं। मैं चाहूं तो बता सकता हूँ पार्ट 4 आर्टिकल 36 टू 51 ये लागू करना कोई जिम्मेदारी नहीं है, बस ये है कि कर दोगे तो अच्छा है, इसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते, दिस दैट दुनिया भर की बात हम कर सकते हैं। बट अभी के लिए पॉइंट ये है कि डीपीएसपी आइलैंड से उठाए गए हैं। राज्यसभा में जो 12 मेंबर्स का नॉमिनेशन करा जाता है वो आइलैंड से उठाया गया है, और प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने का जो मेथड है वो आइलैंड से उठाया गया है। कंप्यूटर का कोर्स पुराने वाला आप लगा लीजिए योगेश जी, और प्रीवियस ईयर ट्राई कर लीजिएगा, इतना काफी रहना चाहिए। बाकी मॉक टेस्ट देते रहेंगे तो उसमें नए नए सवाल से प्रैक्टिस हो जाएगी।
आगे चलते हैं जी। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, ये ऐसे भी लिख सकता है कि फ्रांस से हमने क्या उठाया है। सबसे पहले फ्रांस पता है ना, थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा आपको फ्रांस वगैरह कहाँ पर है। रिपब्लिक का जो कॉन्सेप्ट है आपको पता है, हमारा देश फ्रांस नहीं पता, यूरोप में पड़ता है। यूके नाम का एक देश, आपने जो एरिया अगर देखा उसके पड़ोस में है। मैपिंग थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करिए, वैसे मैपिंग की काफी क्लासेस में दे चुका हूं, बाकी खुद भी पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। मैपिंग अच्छी होनी चाहिए। आइडियल्स ऑफ, एक साथ लिख दूं, क्या करूं, एक साथ ही लिख देता हूं ना। लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ऐसे लिख देते हैं इन प्रियम्बल। लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी का जो कॉन्सेप्ट हमारे प्रियम्बल में आपको देखने को मिलता है, वो हमने फ्रांस के जब संविधान को पढ़ा था तो हमें आइडिया आया था कि भाई ये तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसे अपने संविधान में भी हम लोग ऐड कर लेंगे। अब वो दोबारा तो नहीं बताना आपको कि रिपब्लिक का क्या मतलब होता है, ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। रिपब्लिक मीन्स द हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड, ये मैं बता चुका हूँ आपको, नोट करिए। ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, नोट कर लीजिए। आप नए हैं, आपका स्वागत है सुजय। आपको क्लास नंबर 1 से ईमानदारी से अच्छे से सारा कंटेंट कवर करना होगा। आप ऐसा भी कर सकते हैं, कल रात 10 बजे वाली क्लास में आ जाइए और पहली 4 क्लासेस आप अलग से पूरी कर लीजिए, बिकॉज अभी टॉपिक्स जो है आपस में लिंक्ड नहीं है। ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी ऑस्ट्रेलिया है ये, ऑस्ट्रिया नहीं है, ध्यान रखेंगे, ऑस्ट्रेलिया है ये। कॉन्करेंट लिस्ट, joint sitting of both houses of parliament, और वो कॉन्सेप्ट आपको याद होगा, हमने पढ़ा था, आप बताएंगे कौन से पार्ट में, मैं नहीं बताऊंगा। फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। चलिए बहुत बढ़िया, आपकी याददाश्त अच्छी है। ये 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। पार्ट नंबर 13 बिल्कुल सही है। अब देखिए, भले ही पूरे तरीके मदद ना हुई हो, बट जो छोटी छोटी ट्रिक्स मैंने बताई थी उससे काफी हद तक तो मदद हो ही जाती है। कि हाँ, अभी भी दिमाग में 12 और 13 में से सोचा होगा, फिर लगाओगे कि हाँ भाई ये वाला ज्यादा सही है। तो बस अपना यही रोल है आपके जीवन में कि अच्छा फाइनेंस नहीं दिखा तो 12 नहीं है, 13 है। अब ज्वाइंट सिटिंग क्या होती है, ये सब चीजें आगे चल के हम पढ़ेंगे। कभी कभार क्या होता है कि ऐसा एक मसला आ गया जो राज्यसभा में पास नहीं हो रहा, लोकसभा में पास हो चुका, या लोकसभा में पास नहीं हो रहा, राज्यसभा में पास हो गया, तो उसके लिए प्रेसिडेंट एक स्पेशल मीटिंग कॉल करते हैं जिसे ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस बोला जाता है। उसमें दोनों हाउसेस के सारे एमपीज एक साथ मिलकर बैठते हैं और उसे प्रेसाइड करा जाता है स्पीकर के द्वारा, यानी जो उसके मॉनिटर होते हैं या जो हेड होते हैं वो स्पीकर होते हैं। मैं लिख देता हूँ छोटी सी बात, वैसे आगे चल के सब चीजें हम कवर करेंगे। ज्वाइंट सिटिंग प्रेसाइडेड बाय स्पीकर, यानी वो मेन गद्दी पर बैठेंगे, कॉल्ड बाय प्रेसिडेंट। नहीं राजन, ऐसा हम नहीं बोल सकते, बिकॉज ओवरऑल कॉन्सेप्ट भले ही हमने वहां से उठाया है, बट हमने अपने पॉइंट्स को ऐड करा है। या आप ऐसा मान सकते हैं, यूट्यूब पे हम कोई वीडियो देखते हैं पाव भाजी कैसे बनाएं, तो वो हमने आइडिया वहां से उठाया कि अच्छा पाव भाजी में जो पाव पे अमूल का मक्खन लगाने से बढ़िया है, बट उसमें हमारा भी कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है। सुजय, डाउट डिटेल में लिख के क्वेश्चन टैब में भेजेंगे, जाने से पहले डाउट लूंगा। प्रेसाइड का मतलब क्या होता है, देखो मेरी बात ध्यान से सुनना। हम जो इस समय आपस में बात कर रहे हैं, अगर मैं इसे एक मीटिंग मान लूं, तो क्या इसका प्रेसाइडिंग ऑफिसर मैं हो गया? प्रेसाइड का मतलब ये हो गया कि अगर यहाँ पर ये मीटिंग चल रही है तो यहाँ पर एक इंसान बैठा है जो देख रहा है कि रूल्स रेगुलेशंस फॉलो हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं। जो लोकसभा है जनरली उसमें स्पीकर होता है, जो राज्यसभा है उसमें चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होता है, जो वीपी हो गए, है ना।
तो अगर मैं कहता हूं दोनों की एक सिंगल सीटिंग हो रही है तो इनमें से कोई होना चाहिए, वो कौन होता है? स्पीकर होता है। वैसे स्पीकर सिर्फ लोकसभा में ही होता है, फिर भी अगर आपको जैसे अभी थोड़े नए हैं तो थोड़ा टाइम लगेगा चीजों को समझने में, तो मैं पूरा लिख देता हूँ जी, स्पीकर ऑफ लोकसभा। यस चिराग, बिल्कुल सही। चेयरमैन टाइप यस प्रशांत, बट स्पीकर ही बोलेंगे। सचिन इस काम में यस, कई सारे कामों में यस, बिकॉज लोकसभा जो है वो लोग डायरेक्टली चुनते हैं, लोकसभा के लोगों को डायरेक्टली चुना जाता है ना, तो इस वजह से काफी सारे मसलों में, जैसे मनी बिल है और भी कई चीजें हैं, उसमें जो लोकसभा है उसे ज्यादा बड़ी सीट दी जाती है। वैसे वो लोअर हाउस है, बोल सकते हैं अजीत। चलो खैर आगे चलते हैं, आप लोग फिर कहीं और पहुंच चुके हैं, तो मैं आपको खींच के वापस लाता हूं और चलता हूं आगे। वीमर कॉन्स्टिट्यूशन, वीमर रिपब्लिक आपने सुना होगा शायद कभी, जब आपने जर्मनी के बारे में एनसीईआरटी में पढ़ा होगा, यानी जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन, जर्मनी से इंस्पायर्ड। बट वीमर क्यों लिखा है? जिससे कम से कम ये शब्द आपके दिमाग में चला जाए। सबसे पहले सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, याद रखेंगे ये पॉइंट ही इंपॉर्टेंट है। इमरजेंसी का कॉन्सेप्ट होना और इमरजेंसी में एक काम होना, दोनों में फर्क है। आप समझते हैं क्या? अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था इमरजेंसी प्रोविजंस, वो थे कि इमरजेंसी प्रोविजन होने चाहिए, क्या प्रोविजन होंगे, दिस दैट। ये कॉन्सेप्ट अलग है कि इमरजेंसी में सरकार चाहे तो फंडामेंटल राइट्स आपके सस्पेंड कर सकती है। इसके भी कुछ एक्सेप्शन है, वो आगे चल के हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स में कौन से एक्सेप्शन है, क्या है वो, अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे। अच्छा, ये क्या इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। सोचो वॉर हो रहा है, लड़ाई हो रही है इंडिया की किसी और देश से, और हम कह रहे हैं नहीं भाई, मैं तो मूवी देखने जाऊंगा, मेरा तो अधिकार है, मैं तो जो है पार्क में बैठूंगा, मैं देखूंगा कैसे फायरिंग हो रही है, मुझे तो वहां तक जाना है। ऐसा नहीं हो सकता ना, क्योंकि बड़े मसले चल रहे हैं देश में, तो इसीलिए काफी सारे फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दिया जाता है। चलो आगे चलते हैं, अगला है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रशिया। रशिया बोले, सोवियत संघ बोले, सोवियत यूनियन बोले, या यूएसएसआर बोले, एक ही बात है, तीनों में कोई फर्क नहीं है। आज वो रशिया, पहले वो यूएसएसआर होता था, जिसे सोवियत संघ भी बोला जाता था। यहां से हमने सबसे पहले, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है फंडामेंटल ड्यूटीज, और दूसरे नंबर पे है रशिया यूएसएसआर, सब एक है, ध्यान रखना, आइडियल ऑफ जस्टिस। याद है ना, जस्टिस में हमने पढ़ा था सोशल है, इकोनॉमिक है और पॉलिटिकल है। पॉलिटिकल इन द प्रियम्बल। अब वो कहेगा जस्टिस कहां से उठाया गया है, आपको बताना है अलग आंसर। लेकिन अगर वो आपसे कुछ और पूछ लेगा, जो हमने अभी 2-3 पेज पहले कवर करा था, तो आपको अकॉर्डिंगली अपने आंसर देने पड़ेंगे। कि अगर आपसे वो पूछता है जी इसका बता दो, उसका बता दो, अकॉर्डिंगली आपको जो एडजस्ट करना होगा। हाँ यार वो पेज प्यारा सा स्लाइड आ गया, हाँ ये है तो फ्रांस, ठीक है, ठीक है जी, नोट कर लीजिए। यस ईशानी, इनफैक्ट शुरू के कुछ साल हम काफी हद तक इंस्पायर्ड थे रशिया से, और रशिया ने हमारी मदद भी करी है सिंस इंडिपेंडेंस। हमने ये देखा है कि मतलब कोई और था नहीं था, रशिया हमारे साथ जनरली रहता ही था। ऑब्वियसली सबके लिए अपना देश प्रायोरिटी नंबर 1 पे होता है, तो वो अपने एक्सपेंस पे तो हमारी मदद नहीं करेगा, जिसमें कुछ गलत बात भी नहीं है। बट ओवरऑल यूएसए से तो बहुत ही अच्छा दोस्त रहा है रशिया इंडिया का। सचिन आगे चल के इन सब चीजों पर डिस्कशन होगा, अभी भी है बिल्कुल, अभी भी बहुत अच्छी दोस्ती है इंडिया रशिया के बीच। चलें जी आगे। जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोसीजर established by law। वो एक्चुअली राजन पूरा एक स्टेटमेंट है, ट्रेड कॉमर्स इंटरकोर्स। इन शॉर्ट, हम पूरे देश में जहां चाहें व्यापार जाके कर सकते हैं। मान लेते हैं मैं यूपी का इंसान हूं, क्या मैं हैदराबाद में अपना कोई प्रोडक्ट बेच सकता हूँ? बिल्कुल। क्या वहां से कोई सामान मंगवा सकता हूँ? बिल्कुल। तो वो सब हमें अधिकार है। ऐसी जॉब आप चाहें तो केरला में जाके जॉब कर सकते हैं, चाहे तो केरला का कोई इंसान आगे दिल्ली में जॉब कर सकता है, हमें पूरा फ्रीडम है। चलें जी आगे, अब आ जाते हैं साउथ अफ्रीका पे।
साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए कई सारे शब्द ऐसे हैं जो थोड़े मुश्किल है, मैं जानता हूं भी आपको दिक्कत हो रही होगी, जैसे प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ये चीजें आपको थोड़ा समय लगेगा। जैसे नीरज एंड मोहम्मद, क्या है ना, कई सारी चीजें अभी हमने नहीं पढ़ी है इस कोर्स में। आप एक काम कर सकते हैं, ऐसे कीवर्ड्स को अपनी कॉपी में कहीं नोट कर लीजिए। अब जब कोर्स आगे बढ़ेगा, अगर आपको तब भी नहीं समझ में आता, तब आप मुझे इसे भेजिएगा, मैं आपको वहां पर समझाऊंगा। अभी के लिए हम बस इसे नोट करते चलते हैं, सही समय आएगा तो डिस्कस करेंगे। पहला है प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरे नंबर पे है इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा में जो मेंबर लोग हैं उनका इलेक्शन कैसे होगा, क्या होगा, वैसे तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, बट फिर भी हम उसे जितना एग्जाम मांग सकता है मैक्स टू मैक्स, उतना हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। इलेक्शन होता है ना, वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं खुशी जी। लोकसभा के जो हैं मेंबर्स में अभी लिखा था, वैसे मैंने अभी जहाँ इंडिया इंग्लैंड वाला पूरा बनाया वहां पे लिखा है, लोकसभा के मेंबर्स जो हैं वो डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं हम लोग। राज्यसभा के जो हैं हम इलेक्ट नहीं करते, बट कोई इलेक्ट करता है। वो कोई कौन है वो आपको पढ़ाया जाएगा जब आपको पार्लियामेंट पढ़ाया जाएगा। ईशानी ये बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, लेकिन जब पार्लियामेंट पढ़ाऊंगा तब। ये कम से कम आधे घंटे का टॉपिक है, तो अभी नहीं, आगे चल के पढ़ेंगे। अभी हम बस ये पढ़ रहे हैं कि साउथ अफ्रीका से हमने क्या उठाया। आपके जितने डाउट है ना, आप तो एक अलग नोटबुक बना लो कि सर को जाने ही तब देंगे इस कोर्स से जब हमारे 50 करोड़ डाउट क्लियर हो जाएंगे। फिर फेयर डील है ना, कोई दिक्कत नहीं, उसमें लिखे जाओ, भर दो उस कॉपी को, और जितने डाउट हो समय के साथ मुझे भेजते रहना। आगे चलते हैं। याद रखेंगे इलेक्टेड मेंबर्स वाला कॉन्सेप्ट उठाया गया है कहां से, साउथ अफ्रीका से, लेकिन नॉमिनेटेड मेंबर्स का कॉन्सेप्ट उठाया गया कहां से, आयरलैंड से। ये ध्यान रखिएगा, मैं लिख भी देता हूं आपके लिए अगले पेज पे। राज्यसभा में जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं ये साउथ अफ्रीका से उठाया गया कॉन्सेप्ट, और जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं ये आयरलैंड से उठाया गया। फर्क समझ जाइएगा, ऐसा नहीं इलेक्टेड मेंबर साउथ अफ्रीका जाएंगे, नॉमिनेटेड मेंबर्स आयरलैंड जाएंगे, नहीं, इनसे इंस्पायर्ड है। फ्रॉम एक बार देख लेते हैं कितने हो गए। पहला ये था, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 11 हो गए ना, ठीक है, छठा, सातवां, आठवां, 9वां है, 10वां है, और 11वां। ठीक है जी, एक छोटा सा टेस्ट हो जाए आपका। यस चिराग, बिल्कुल। एक पोल में अभी नहीं लेंगे टेस्ट, बिकॉज अभी थोड़ा इनिशियल फेज में है, आप लोग आगे चल के लेंगे पोल वाले। वैसे मैं स्पेशल क्लास में ज्यादा कराता हूँ। आप एक काम करेंगे, मैं आपको 10 से 15 मिनट में फ्री कर दूंगा, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले मैं डाउट सेक्शन बंद कर देता हूँ। अब अपने को क्या करना है, मैं एक एक करके आपको सारी स्लाइड्स दिखाऊंगा, ठीक है। अच्छे से रीड करिए और अपनी नोटबुक को बंद कर दीजिए जरा। ये जो प्यारी सी नोटबुक है ना, ये आपका नुकसान करा सकती है, इससे नहीं देखना। दिमाग पे जोर लगाना है, नहीं बना नहीं बना कोई बात नहीं, ईमानदारी रखना। स्लाइड को रीड करो, नोटबुक को बंद कर दो, और उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा, आप कमेंट में आंसर देने की कोशिश करना, ठीक है। मैं आपको एंड में स्कोर दूंगा, आप अपना स्कोर खुद बनाइएगा। मैं आपसे 10 सवाल पूछूंगा, आप उसमें से जो है अपना स्कोर खुद बनाएंगे, ठीक है। पहले मैं आपको स्लाइड दिखा रहा हूँ, पूरा फोकस आ जाए आप सभी का स्क्रीन की तरफ। सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमने देखा मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जिसे हमने पढ़ा और जिसमें 5 बातें पढ़ी। अब मैं शांत हूं, आप रीड करिए। हर स्लाइड पे मैं 5 से 10 सेकंड रुकूंगा बस। कीप दिस इन माइंड, यू नीड टू कनेक्ट दिस विद दिस। मैं ऐसे पूछूंगा ये ऑफिस ऑफ गवर्नर कहां से, ना कि ऑफिस ऑफ गवर्नर में क्या है, तो पॉइंट ऑफ व्यू यू शुड अंडरस्टैंड क्या होना चाहिए।
आगे बढ़ते हैं। बहुत मुश्किल टॉपिक है, अब तक आपको समझ आ गया होगा दूसरी स्लाइड पे आते ही। और तुक्का मारना आपको अलाउड होगा, तो गलत आंसर भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस कॉपी में देख के नहीं आंसर देना, तुक्का अलाउड है। राम राम जी। सर जी क्या बताएं, ऐसा लग रहा है 1 GB के मेमोरी कार्ड में 10 GB डेटा ऐड करना है। पिछला हटे जा रहा है, अगला आए जा रहा है, और कमाल की बात यह है कि अब सारा ही गया। आपने आप समझे मैं जो आपको पढ़ा रहा था बीच बीच में क्यों डांट रहा था कि अभी ये मत पूछो इलेक्शन कैसे हो रहा है, पढ़ लेंगे जब टाइम आएगा। अभी के लिए ये समझो कि वो साउथ अफ्रीका से उठाएगा, बिकॉज पेपर वैसे पूछेगा, है ना। तो रियलिटी चेक तो कम से कम मैंने करा दिया। अब एक काम करते हैं, खोने को अपने पास क्या है, ज्यादा ज्यादा क्या होगा, आंसर गलत आएंगे, फिर भी ट्राई तो करते हैं ना। गलत होंगे होंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अपन ट्राई करते हैं एक बार। 10 में से अगर आपने 5 सही कर दिए तो बहुत बढ़िया। चलो लाइट्स कैमरा एक्शन की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले मैं लाइट ऑन कर लेता हूँ, अब अंधेरा जल्दी होने लगा है। तो आप सेशन में बन रहिए, मैं 10-15 सेकंड में बस वापस आता हूँ। सेशन बीच में पॉज होगा करीब 15 सेकंड्स के लिए। चलो जी, चलते हैं आगे। पहला सवाल, ध्यान से सुनना। पहला सवाल आप सभी के सामने बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहां से उठाया गया है? प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन उठाया गया है कहां से? साउथ अफ्रीका। अगर सही है तो अपने आप को 1 नंबर आप दे सकते हैं। अगला सवाल, रिपब्लिक एंड आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। फ्रेंच रेवोल्यूशन में ये जो आइडियल्स है ना, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, इसकी भर भर के बात करी गई। अगर आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा है, बैस्टिल वगैरह जानते हैं, उसमें भर भर के इसका डिस्कशन करा गया है। तो थोड़ा सा हिस्ट्री यहाँ पे आपकी हेल्प कर सकती थी। रिपब्लिक वगैरह वगैरह जो है ये फ्रांस से इंस्पायर्ड है। फंडामेंटल ड्यूटीज दोस्तों कहाँ से इंस्पायर्ड है? यूएसएसआर से इंस्पायर्ड है। मुझे बताओ, इमरजेंसी में फंडामेंटल राइट्स हो जाएंगी सस्पेंड, एक ही देश ऐसा काम कह सकता है, जर्मनी। ऐसा जर्मनी को डिमीन नहीं करा, बस याद कराने की कोशिश कर रहा हूं। 5वें नंबर पे कंकरेंट लिस्ट का कॉन्सेप्ट हमने कहां से उठाया? कंकरेंट लिस्ट, ऑस्ट्रेलिया। 6ठे नंबर पे सवाल है, ज्वाइंट सिटिंग होगी, ज्वाइंट सिटिंग होगी किस किस के बीच में होगी जी? ऑस्ट्रेलिया और तास्मानिया के बीच, ऐसे ध्यान रख सकते हो थोड़ा सा। ज्वाइंट सिटिंग भी ऑस्ट्रेलिया से ही इंस्पायर्ड है। 7वें नंबर पे मेरा सवाल है दोस्तों, फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। फेडरेशन है लेकिन ये सेंटर होगा एकदम स्ट्रॉन्ग, कनाडा। ये था 7वां सवाल। 8वां सवाल, रेसिडुअरी पावर्स जो है वो सेंटर के हाथ में होगी, यानी जो मसले किसी को नहीं पता वो हल करेगा सेंटर। ये भी कनाडा से इंस्पायर्ड है। डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हमने कहां से उठाए हैं दोस्तों मित्रों? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। और आप सभी के सामने 10वां सवाल में पेश कर रहा हूं, जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं राज्यसभा के, नॉमिनेटेड या नॉमिनेशंस ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, ये कहां से उठाया गया? आयरिश से। बिल्कुल ईमानदारी से, मैं आपको जज नहीं करूंगा, स्कोर बता दो 10 में से क्या। अगर आप 0 भी बोलोगे तो मुझे चलेगा, ईमानदारी से चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप सीखने आए हो, इट्स ओके।
बहुत बढ़िया। जिसका स्कोर 7, 8, 9, 10 है, बहुत बढ़िया। जिसका 10 और 10 है, ऑब्वियसली बहुत ही बढ़िया, शाबाश। जिसका कम भी है, ज़्यादा चिंता नहीं करनी है। आपको बस अब क्या करना है मैं बता देता हूँ। देखो, आज की जो क्लास थी ना, हमारी फाउंडेशन वाले क्लासेस में से थी। अभी तक हम क्या-क्या पूरा कर चुके? हमने एक तो पूरे कर लिए पार्ट्स। मैं बार-बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अब मैं मुड़ के यहाँ नहीं आऊँगा। अब ये सब मैं पूरा करा चुका हूँ और ये बेस में इस्तेमाल करूँगा। आर्टिकल की रेंज याद कराई है अभी मैंने, जो पार्ट्स का ही पार्ट है। तीसरे नंबर पे दोस्तों हो गया प्रीएम्बल। चौथे नंबर पे हमने शेड्यूल्स तैयार कर लिया और 5वें नंबर पे हमने तैयार कर लिए हैं सोर्सेस। कंटेंट वाइज ये जो है थोड़ा सा है, इट इज लाइक 20% ऑफ योर सिलेबस, बट एग्जाम में आधे सवाल बनने तय है। मतलब अगर आपने मॉक टेस्ट दिए हैं तो 50% क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, ऑब्वियसली अगर वो एसएससी के होंगे तो। बट जितना मैं पढ़ाता हूं उसका ही अभी 10 से 15 से 20% है, क्योंकि अभी तो मैंने स्टार्ट किया है। ये जो आपका टॉर्चर है ये मेरा वार्म अप है एक्चुअली, क्योंकि अभी तो मैं खेलूंगा। अभी तो मैंने पिच को समझा है, अब मैं करूंगा बल्लेबाजी। तो अब आपको क्या काम करना है? आपकी अगली क्लास है कल रात को 10 बजे। कल रात को 10 बजे तक ये सब घोट के पी जाना है। 10 बार रिवाइज करें, 2 बार लिखें, घर में किसी को सुनाएं या कुछ भी करें, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये सब याद हो जाना चाहिए। अगर याद नहीं करेंगे तो आप ही के लिए नुकसान है। ठीक है, अपने आप से जस्टिस करना है। ठीक है नवीन जी, बिल्कुल भी नहीं। 10 सेशन में बस नहीं करूंगा, सेशन ऐड करा दूंगा, चिंता मत करो, बेफिक्र रहो। 10 सेशन में जो पॉलिटी पूरी कराएगा वो 5वें सेशन में यहीं पे थोड़ी होगा। सब ऐड होंगे क्लासेस, बिल्कुल बेफिक्र रहिए आप। बिल्कुल दोबारा जिसे जहां पे दिक्कत आ रही है वो 2x पे दोबारा देख लो। 1 घंटे में देखो, डेढ़ सवा सवा से 1.5 घंटे की क्लासेस अभी मैं ले रहा हूँ। 2x पे देखोगे तो पौने घंटे में खत्म हो जाएगी। उससे ये है थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा आपका। ठीक है दोस्तों, ये क्लास यहाँ पे मैं कंक्लूड करता हूँ। मैंने फाउंडेशन जो बेस बनाना था वो बना दिया है। अब मैं कल से जो है थोड़ा बड़े लेवल पे खेलूंगा। जो पीडीएफ है वो मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। उसे बनाने में मुझे देखिए थोड़ा समय लगेगा, बिकॉज सारे वो जो आपका एक्चुअल जो लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उससे वो सब बनाना पड़ेगा। उसके लिए आप मुझे 1 से 2 दिन का समय दीजिए, मैं आपको जल्दी ही उसे प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है दोस्तों, अगली क्लास है कब? 7 बजे, उससे अगली 8 बजे। यस, हाँ, फिर भी आपको एक आइडिया दे देता हूँ। ये जो कोर्स है करीब 15 से 20 सेशन के अंदर अंदर खत्म कर दूंगा। जैसे 5 हो गए हैं, करीब 10 से 15 सेशन के बीच का कोई नंबर होगा जिसमें पूरा कर दूंगा। उसमें भी चांसेस है कि फर्स्ट हाफ ऑफ जनवरी में ये पूरा हो जाएगा। ठीक है, चलो 7 बजे स्पेशल क्लास है। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उसमें आना जरूरी है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस, टेक केयर, गुड बाय। कल आपकी जो क्लास है रात को 10 बजे एक ही क्लास है, परसों आपकी 3 क्लासेस है। चलो, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस, टेक केयर, गुड बाय, ख्याल रखिए अपना। मिलते हैं आप सभी से आने वाली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है संदीप, थैंक यू। बहुत तेज बच्चे हो तुम लोग भी। अगर आपके पास कोई ऐसी किताब है जिसमें टॉपिक वाइज दे रखा है सब कुछ, जैसे पॉलिटी के टॉपिक्स दे रखे हैं, तो आप साथ साथ करिए, अदरवाइज बाद में करिए। मैं आपको एक स्ट्रेटजी बताता हूँ, क्योंकि हिमांशु का रैंक वगैरह सब बहुत बढ़िया है, विदाउट एनी डाउट वन ऑफ द बेस्ट इज दैट सब कुछ। बट हमने बहुत हिमांशु को पढ़ाया है, बहुत सारों को, जिनमें से बहुत सारे हिमांशु आप लोग भी हैं, है ना? तो अपने आप को कभी हल्का नहीं मानना। जब हिमांशु जी सिलेक्शन से पहले कहीं मेरे पास आए होंगे ना, तब मैंने उन्हें भी यही सजेशन दिया होगा कि भाई अपने आप को हल्का नहीं मानना है। तो सबसे पहले तो खुद पे विश्वास रखिए। उसके बाद जो है उसके बाद आप अपनी प्रॉब्लम्स लेके आइए, किसी और से रेडीमेड मत पूछिए। देखिए हिमांशु का बैकग्राउंड आपको क्या पता क्या है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मैं डीपीएस से पढ़ा हूँ और आप मान लेते हैं किसी हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़े हैं, तो क्या मेरी स्ट्रेटजी आपके लिए काम करेगी? मैं इंग्लिश पढ़ के ही नहीं जाऊंगा, मैं क्यों पढ़ के जाऊंगा? तो फिर फंस गए आप। तो आपने तो बस फॉलो कर ली मेरी बात। तो स्ट्रेटजी हमेशा अपनी होनी चाहिए, जिसके करेक्शन आप कराएंगे अपने एजुकेटर से। ठीक है, तो बाकी हिमांशु से पार्टी लेनी है मैंने, दिल्ली अपना ही है, कभी मिलेंगे। सीएसएस में बहुत सारे हैं मेरे जानने वाले, अभी हो जाएगी मुलाकात तो अच्छा है, पार्टी ले लेंगे काजू कतली की। वैसे बंद करा हुआ है मैंने, ये सब थोड़ा मीठा कम करा हुआ है, फिर भी कोई नहीं, सिलेक्शन की मिठाई मैं अभी भी खा लेता हूँ।
आप पार्टी देंगे या लेंगे, जैसा कहो, पेमेंट आप कर देना बस, पार्टी कहोगे हम दे देंगे, कहोगे आप दे देना, पेमेंट आप कर देंगे बस, उसमें क्या है। अरे नहीं नहीं, मजाक कर रहा हूँ, अरे हम दे देंगे पार्टी, पार्टी में क्या है। ये डाउट मैं आपका नहीं समझा सचिन, एक बार आप इसे डिटेल में लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। जसविंदर, मैं एक रिकमेंडेशन आपको देना चाहूंगा, आप एक बार मेरे कहने से फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल को जो एक्ट है उससे, यानी संविधान है उससे, एक बार मेरे कहने से डिटेल में पढ़िए, आपको फर्क समझ आ जाएगा उनकी वर्डिंग में। यहाँ पर क्या है ना जसविंदर, मेरी मजबूरी है सीमित होकर पेपर के लिए तैयारी कराना, आप अगर इसे जानना चाहते हो तो एक बहुत अच्छी बात है, आप सीखना चाह रहे हैं, आप फिफ्थ शेड्यूल को जो बेयर अपना संविधान है उससे पढ़िए, सिक्स को बेयर वाले से पढ़िए, यानी जो एक्चुअल है उससे आप इजिली 2 मिनट में समझ जाएंगे। आगे चलते हैं, आपस में बातें मत करिए, जिंदगी में और भी मसले हैं। कमलेश, अभी इस बारे में मैं अपडेट नहीं दे पाऊंगा, कुछ समय रुक के बताता हूँ। आप रिद्धि जी लिख कर प्रैक्टिस करिए, आप काफी टाइम से तैयारी कर रहे हैं, मे बी लिख कर आप शायद नहीं कर रहे, उस वजह से आप भूल रहे हैं, या घर में आप किसी को सुना दीजिए, वो भी अच्छा रहेगा, घर में आप किसी को सुना सकते हैं डेटा। बिल्कुल कर सकते हैं, रक्षा कोई सी भी प्रीवियस ईयर आप ले लीजिए और पहले देख लीजिएगा, कहीं पर अगर आपको सॉफ्ट कॉपी उसकी मिल जाए तो वहां से कर लीजिए, वरना कहीं से भी देखिए, प्रीवियस ईयर सब एक जैसे हैं, ये पढ़ाया जाएगा शाम, सब पढ़ाया जाएगा डिटेल में। देखिए, एक्ट और लॉ में एक थिन बाउंड्री है देव, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। लॉ बेसिकली ऐसे रूल्स रेगुलेशंस का एक ग्रुप है, एक पैकेट है, ऐसा एक पैकेट मान लीजिए, जिसे फॉलो करना ही करना है, वरना कोई सजा सुनाई जाएगी। अब वो सजा कहाँ पे लिखी हो सकती है, मे बी अपने केस में जैसे सीआरपीसी में लिखी हो सकती है, आईपीसी में लिखी हो सकती है, कहीं ना कहीं लिखी हो सकती है ना, वो सब प्रोसीजर कोड्स है। तो लॉ हैज टू बी फॉलोड, फॉलो नहीं होगा तो सजा होगी, कोई ना कोई जुर्माना, सजा, ऐसा कुछ होगा। एक्ट एक ऐसा बिल है जो कि जो हमारे देश का लेजिस्लेचर है उसने उसे पास कर दिया है, तो एक बिल एक्ट बन जाता है, और वो भी लॉ का हिस्सा माना जा सकता है। यानी एक एक्ट है, जैसे हमने पढ़ा होगा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, तो वो कोई लॉ नहीं है, वो एक एक्ट है जो कि हमारे लेजिस्लेचर ने पास करा है। ठीक है सचिन, मैं प्लान कर लेता हूँ इसको लेके कुछ, जो जाना चाहे जा सकता है, सिर्फ डाउट से लिए जा रहे हैं। देखो, प्रैक्टिस की कमी है क्या, क्या चक्कर है यहाँ पर, तो बहुत टाइम लग रहा है। एक बार देखो भाई, ऐसा क्यों है कि इतना टाइम क्यों लग रहा है। इंग्लिश में सभी में ना थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट अभी हो सकता है, इंग्लिश में भी थोड़ा प्रैक्टिस ज्यादा करो, थोड़ा प्रैक्टिस ज्यादा करो कोमल। और हो तो सकता ही है, यहाँ पर भी देखो कि इंग्लिश में नंबर क्यों कट रहे हैं, ये थोड़े थोड़े 2-2 3-3 नंबर यहाँ से भी आपको बचाने पड़ेंगे, तब जाके काम होगा। करंट अफेयर में तो भी बहुत ज्यादा स्कोप है, करंट अफेयर को तो पीछे पड़ जाओ आप। मैं एक एक करके सभी के डाउट लेने की कोशिश कर रहा हूँ। चीजें हम लोगों को नहीं पढ़नी चाहिए, उससे जानकारी तो मिलती है, मुझे जाना चाहिए यार, पढ़ने के लिए डिटेल होते हैं कैसे। सचिन, आपका सवाल अगर है तो मैं नहीं समझा, पॉइंट ऑफ व्यू तो आपका सही है, वो मैं समझ गया हूँ, बट अगर ये क्वेश्चन के फॉर्मेट में है तो मैं नहीं समझा। अगर आप एक बात कह रहे हैं तो वो सही बात है। ये सागर फंडामेंटल राइट्स में बताऊंगा बेटा, चिंता मत करो, डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। मैपिंग को लेके आप या तो ज्योग्राफी का जो मेरा कोर्स है लेटेस्ट वाला, उसके एंड में चले जाना, वहां पर मैंने आपको मैपिंग पढ़ा रखी है। एक बार अगर आप ऑलरेडी वहां से पढ़ चुके हो तो फिर तो मेरे हिसाब से नोट्स को रिवाइज कर लो या उसी को दोबारा देख लो, काफी रहेगा। ज्योग्राफी का लेटेस्ट कोर्स जो पिछला आया होगा, उसके आखिरी की क्लासेस में मैंने पढ़ा रखा है। जनरली ये ग्राउंड होते हैं उन एरियाज का, थोड़ा
बैकवर्डनेस यानी वो एरिया पीछे रह गए हैं, उनके कल्चर अलग-अलग हैं। देखिए हर चीज़ हर जगह लागू हो वो सही नहीं है। अंडमान निकोबार भले ही एक टूरिस्ट प्लेस है, बट क्या आपको लगता है वहाँ के सारे आइलैंड पब्लिक के लिए खोल देने चाहिए? नहीं। उससे वहाँ का जो कल्चर है वो खत्म हो जाएगा। इसी तरीके बहुत सारे ऐसे स्टेट्स, बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं, जिन्हें डिक्लेयर करा गया है शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज़ बिकॉज़ वहाँ के जो लोग हैं, उनका जो कल्चर है, वही हमारे लिए एक होता है ना, हम कहते हैं भारत का कल्चर बड़ा महान है, तो उसमें वो कल्चर भी शामिल है और उन्हें उन पर गवर्नमेंट एक्स्ट्रा एफर्ट करे उनकी ग्रोथ के लिए, साथ में उन्हें उनके कल्चर को फॉलो भी करने दे, जबरदस्ती का मॉडर्नाइजेशन ना करते हुए उन्हें सपोर्ट करे। ये कुछ बेसिस होते हैं किसी भी एरिया को इसमें ऐड करने के लिए। इन शॉर्ट अगर आप एक पॉइंट में पूछोगे एक लाइन में, तो वहां का कल्चर और वहां का पिछड़ापन, ये दो फैक्टर्स होते हैं कि पिछड़ापन है तो वो थोड़ा सा आगे आए, दुनिया के साथ मिलके चलें, साथ में उनका कल्चर भी गड़बड़ ना हो। नहीं, अमृता एटलस लेना ज़रूरी नहीं है, फिर भी ले लेंगे तो अच्छा रहता है, पड़ी रहती है। मार्केट से पुरानी खरीद सकते हैं, एटलस सारी एक ही हैं, पुरानी आधे रेट में आपको मिल जाएगी, या देखिएगा कोई पुरानी बचपन की कोई स्कूल टाइम की कोई एटलस पड़ी हो, उससे भी काम बन जाएगा। प्रैक्टिस क्यों नहीं हो पाई मनीषा? देखिए मनीषा जी, मैं आपको एक बात बताता हूँ, बिल्कुल बुरा नहीं मानना, है ना? जो सही है बस मैं वो कर रहा हूँ। या तो सपना बदल दो या रास्ता बदल दो, क्योंकि इस तरीके 2 साल और भी लग जाएँगे तब भी काम नहीं बनेगा। बुरा मत मानिएगा, मैं आपको बस रियलिटी चेक करा रहा हूँ बिकॉज़ आपका समय लग रहा है, आप इस तैयारी में उलझे हुए हैं। अगर आप ढंग से पढ़ेंगे तो आपका काम ज़रूर बनेगा, बट पहले वो एफर्ट चाहिए होगा। अभी क्या है, वो अंदर से एफर्ट नहीं आ रहा, मेबी आप घर के काम में घिरे हो, मेबी और कुछ प्रॉब्लम्स हो, मेबी आप अभी स्कूल में या और भी कॉलेज में और ऐसा कुछ रहता हो, अब वो मुझे नहीं पता। बट एक तो मोबाइल फ़ोन वगैरह का लिमिटेड इस्तेमाल करिए, दूसरा एक बार अपने आप से बात करिए कि आप सच में चाहते भी हैं। आप अपने आप से बात करिए कि अगर ये नहीं तो क्या? अगर मान लेते हैं अगले 4 साल भी सिलेक्शन नहीं होता तो क्या? अगर आपको वो जीवन थोड़ा डरावना लगता है तो फिर थोड़ा जाग जाइए, क्योंकि प्रॉब्लम बस एक ही है कि आपका फ्लो नहीं बन रहा, और देखिए फ्लो कोई और नहीं बना सकता है, तो हमें खुद ही बनाना पड़ता है ना। इसके लिए कोई कितना भी हमें मोटिवेट पुश कर दे, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसका आंसर नवीन मैं बेटा अभी तो नहीं दे पाऊँगा, ये तो आपको कुछ-कुछ क्लासेस के बाद आके देखना होगा। अभी आप मान के चलिए कम से कम 4-5 क्लासेस के तो बाद ही आप आइएगा। एक बार आप मेबी अभी से 4th 5th क्लास खोल के देख लेना, तब आपको अंदाज़ा लग जाएगा पिछले नोट्स के हिसाब से कि अभी कितनी क्लासेस और लगेगी वहाँ तक। अभिषेक, एक लाइन में बताता हूँ, प्रैक्टिस करते रहो, जो सवाल गलत हो रहे हैं उन पे काम करो, उनके टॉपिक्स को तैयार करो। करंट अफेयर्स नहीं पढ़ा तो करंट अफेयर्स को पढ़ लो, और बस प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस, हो जाएगा काम। मैं ये नहीं कह रहा जनवरी एंड तक हो जाएगा, कब तक हो जाएगा, बट यही बेस्ट वे है तैयारी का। बहुत बढ़िया जी। अच्छा, लगता है ना खुद को कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, मेहनत करके बहुत अच्छा महसूस होता है ना? मुझे तो होता है। जब हम सच में मेहनत करते हैं, एफर्ट लगाते हैं कॉपी पेन लेके, वो 1 डेढ़ घंटे में ऐसा लगता है हम कितना कुछ सीख गए। थोड़ा-सा बस आधे से 1 घंटा अपने को अच्छे से पढ़ना होता है, अपने आप ही कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है। मनीषा जी, आपका डाउट मैंने ऑलरेडी ले लिया है। आप एक बार रिकॉर्डिंग क्लास देख लीजिएगा। इन शॉर्ट बेटा ये इंटरनल प्रोसेस है, आपको खुद को जज करना होगा कि क्या करना है लाइफ में। एक बार सोचिए कि क्यों तैयारी शुरू करी थी, और अगर ये नहीं तो क्या, है ना? तब शायद आप बेटर अपना फैसला ले पाएँगे। बाकी आप वीडियो को थोड़ा पीछे करके देखेंगे, वहाँ पे डिटेल में मैंने आपसे बात कर रखी है। बाकी बहुत बढ़िया नोट्स हैं, आप जानिए। जी हाँ, बिल्कुल। दानिश, एक्चुअली जो स्पेशल क्लासेस मैं ले रहा हूँ ना, वो ऐसा नहीं है कि इस कोर्स के लिए ले रहा हूँ, वो इन जनरल है। जैसे जो बच्चे प्लस पे नहीं आ पाते फाइनेंशियल इश्यू के चक्कर में और किसी वजह से, तो उन्हें भी सीखने का मौका मिलना चाहिए। तो मैं उनके लिए या आपके लिए वो क्लासेस लेता हूँ, और उसका हमारे पॉलिटी के कोर्स से कोई डायरेक्ट कनेक्शन बिल्कुल भी नहीं है। वो बात अलग है कि पॉलिटी का कोर्स चल रहा है, तो पॉलिटी के थोड़े ज़्यादा सवाल करा रहा हूँ, जिससे कि आपको पता रहे पॉलिटी में कैसे सवाल पूछे जाते हैं, जिससे आप पढ़ते समय उन चीज़ों पे ध्यान दें। बट वो इन जनरल क्लासेस चल रही हैं, उसका इससे कोई कनेक्शन नहीं है। सुजय, मेरी अगली क्लास है बेटा रात को 10 बजे कल, ठीक है? तो देखा जाए तो आपके पास अभी जो है करीब 1 दिन पूरा बचा हुआ है, और उसके अलावा ये 4-5 घंटे हैं। अभी तक हमने 5 क्लासेस पूरी करी है। 5 क्लासेस में से अगर आप आज सोने से पहले 2 क्लासेस भी पूरी कर लेते हैं, क्लास नंबर 1 और 2, तो आप कल जो है दिन में 3 क्लासेस अपना पूरी कर पाएँगे। 3, 4 एंड 5 आप कल कर लेना, और कल की जो क्लास है उसका अभी की क्लासेस से कोई कनेक्शन नहीं है। तो मान लेते हैं कल तक आप सिर्फ 3 ही क्लासेस कर पाएँ, कोई बात नहीं। आप क्लास नंबर 6 से मुझे जॉइन करो, और परसों मेरी वैसे ज़्यादा क्लासेस है, 6 के बाद आप क्या करो, कंटिन्यू करो। फिर बीच में मैं क्या करूँगा, मान लेते हैं किसी दिन मेरी एक ही क्लास है, तो उस दिन ये बची हुई क्लासेस पूरी कर दी। यानी अभी हर हाल कल रात 10 बजे तो हम मिल ही रहे हैं नए सिरे से। पिछली क्लासेस भी आपको अगले 2-3 दिन में पूरी करके खत्म करनी है।
मैं रिकमेंड करूंगा अमृता कि आप स्पेशल क्लासेस के लिए नोटबुक बना लीजिए। जो जो उस क्वेश्चन में लिखा होता है काम का और उसका जो आंसर, उसकी जो एक्सप्लेनेशन होती है, इसे नोट करते चलिए। एक सिंगल नोटबुक में हर सब्जेक्ट का हर क्वेश्चन डालना है, अलग अलग से कुछ नहीं बनाना। लंबे समय में इसे बस रिवाइज करते चलिए, इतना काफी रहेगा। सागर रुक जाइए, थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए, एक आध दिन कुछ और पढ़ लीजिए, नॉन जीके वाला सब्जेक्ट पढ़ लीजिए। फिर यहाँ तक की जो 10 क्लासेस हैं उन्हें थोड़ा याद करने की कोशिश कर लीजिए, ठीक है। और अगर 10 क्लासेस कर ही ली हैं, उसके बाद भी मन नहीं करता, तो हिम्मत मार के जैसे तैसे नोट्स को पूरा कर लो। अदरवाइज क्या होगा, 10 क्लासेस पूरी दोबारा करनी पड़ जाएंगी, है ना। तो कुछ ना अगर कुछ नहीं भी होता तो एक बार हिम्मत मार के आधे मन से नोट्स पूरा कर लो, जिससे कम से कम बाद में पता हो कि केमिस्ट्री हो गई है। ये जो 40-30 पेज है, इन्हें रट्टा मार के बस पेपर में जाना है, ठीक है। बाकी ब्रेक ले लो, पहले 10 क्लासेस को याद कर लो, उसके बाद आगे बढ़ जाना। यहाँ तक के सारे डाउट्स दोस्तों मैंने निपटा दिए हैं, कोई डाउट रेज हैंड नहीं बचा है। अब मैं आपसे मिलूंगा शाम को 7 बजे स्पेशल क्लास में, फिर रात को 8 बजे स्पेशल क्लास में। आप सभी का आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस, टेक केयर, बाय, थैंक यू।